enhance your knowledge and help you to become a successful trader and investor in the market. So my name is Ankush Desai and I'm a financial trainer for this particular session. So this is basically your module number session number 1 that is going to be based on history of Indian and global markets. So in today's session, we are going to understand about the various factors that were taken place because of which the stock markets were developed. Because I'm sure a lot of people over here might be aware. आप में से काफी लोगों को ये तो पता है कि कैसे आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, राइट? बट आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि मार्केट के पीछे का यहाँ पे हिस्ट्री क्या रहा है. सो उसी के लिए हमने आज का ये पूरा सेशन यहाँ पे जो अरेंज किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग जो है मार्केट के हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे पूरा आपका इंडियन मार्केट्स यहाँ पे जो है डेवलप हुआ, राइट? सो यहाँ पे हम लोग जो है लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे जो है पूछना चाहूंगा, राइट? वन क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू आस्क ओवर इज कि जब भी आप यहाँ पे मार्केट एक वर्ड, जब भी एक मार्केट का वर्ड अगर आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आती है? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पार्टिसिपेट. क्या मुझे कोई बता सकता है, जब भी आप एक वर्ड मार्केट सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो है क्या चीज आती है? ओके, सो आई कैन सी ओके, सो स्टॉक मार्केट, आई कैन सी बाइंग एंड सेलिंग, एक आंसर मुझे यहाँ मिला हुआ है. प्लेस टू बाय एंड सेल, परफेक्ट. ओके, सो यस, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कुछ मिक्स आंसर्स मिले हुए एंड जैसे कि सभी लोगों ने यहाँ पे जो भी आंसर्स दिए हुए करेक्ट है. दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड और अ पर्टिकुलर सर्विस. उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट कहते हैं, जहां पे भी बाइंग हो, सेलिंग हो रहा हो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का या किसी भी सर्विसेज का, उसको हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट हम लोग कहते हैं. एंड रही बात स्टॉक मार्केट की, राइट? अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो स्टॉक मार्केट क्या है? अगेन इट इज लाइक अ बाइंग एंड सेलिंग. पूरा यहाँ पे जो है बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होता है, जहां पे अगर आप देखते हो जो पब्लिकली हेल्ड शेयर्स है उनका यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक मार्केट. तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे जो है कंपनी स्टॉक्स होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट? ये सारी चीजें जो है ट्रेड की जाती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होता है यहाँ पे ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. एंड जनरली स्टॉक एक्सचेंज अगर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, दैट इज अ स्टॉक मार्केट, उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, राइट? कंपनीज ने ऑलरेडी जो लिस्ट हो चुकी है, राइट? कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है मार्केट्स में, उनका यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है, उनके स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे जो है होता है. सो जो कंपनी होती है दैट इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, यानी कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं होती. जब भी कंपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, यानी कि जब भी मार्केट में पहली बार आती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एन आईपीओ, राइट? आईपीओ हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं. एंड डू नॉट वरी, आईपीओ बेसिकली क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जरूर जानेंगे. बट तब वो एक सिचुएशन है जहां पे मार्केट में कंपनीज जो है वो सबसे पहली बार आती है अपने आप को लिस्ट करने के लिए, सो दैट बाकी के जो लोग होते हैं वो मार्केट में ट्रेड कर पाए उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर. सो उसको हम लोग यहाँ पे जो है कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन आईपीओ प्रोसेस. सो डू नॉट वरी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे. बट स्टॉक मार्केट का बेसिक मतलब यही है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, यू कैन से, जहां पे स्टॉक्स का, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट? ये सारी चीजें जो है आपके स्टॉक मार्केट्स में यहाँ पे कंसिडर की जाती है. देन अगर मैं बात करना चाहूँ जब भी स्टॉक मार्केट की, अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ. एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये स्टॉक मार्केट्स की यहाँ पे जरूरत कैसे पड़ी. ठीक है, तो ये स्टोरी बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे है, इट इज बेसिकली फ्रॉम योर यूरोप की ये स्टोरी यहाँ पे जो कही गई है, जहां पे अगर आप देखते हो पहली बार, राइट? पहली बार अगर कोई भी इंसान कोई भी अगर मार्केट में अगर पहली बार जब ही आता है, right? So what he is basically going to do, he is going to basically he's into buying and selling of stocks and commodities. तो ये जो पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे डेवलप हुआ, तो इट स्टार्टेड इन यूरोप से स्टार्ट हुआ, जहां पे अलग अलग मर्चेंट्स हुआ करते थे. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनिशियली क्या होता था कि इनिशियली लोग जो है शिप्स के द्वारा यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे टू सेटल डाउन, राइट? यानी कि अगर आप यहाँ पे जो एक सेटल डाउन होने के लिए लोग यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे थ्रू शिप्स. उस जमाने में अगर आप देखते हो ना ट्रेन हुआ करते थे ना कार्स हुआ करते थे, सो देयर वाज ओनली वन वे, एक ही तरीका था यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने का, दैट वाज शिप्स. सो ये मर्चेंट्स बेसिकली क्या करते थे कि कहीं पे भी अगर कोई एक वेस्ट एक एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है,
एक कॉलोनी की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है या कुछ लोग वहां पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो ये जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, उन लोगों के पास से कुछ गुड्स वो खरीदते थे एंड दूसरे जगह पे जाके वो गुड्स यहाँ पे वो बेच देते थे, राइट। सो ये क्या करते थे, यहाँ पे एक जगह से एक एक कोई भी गुड्स खरीदना एंड दूसरे जगह पे वो गुड्स बेचना। एंड ये भी कैसा होता था, ये होता था विद द हेल्प ऑफ योर शिप्स। सो शिप्स के कारण अगर आप देखते हो तो ये भी गुड्स का जो इजी ट्रांसफर जो है वो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता था। नाउ यहाँ पे भी कुछ कंसर्न्स हुआ करते थे मर्चेंट्स के। नाउ क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे या क्या क्या कंसर्न्स थे इन मर्चेंट्स के। तो सबसे पहला कंसर्न था जो क्लाइमेट हुआ करता था, राइट। सो क्लाइमेट अगर आप अभी भी जानते हो, क्लाइमेट का अगर अगर आप यहाँ पे देखते हो, कोई भी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता है। एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो क्लाइमेट एरिया होता है अराउंड द सीज, सो मे बी समटाइम्स क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई साइक्लोन आ गया जिसके कारण जो है शिप्स हो सकती है डैमेज हो जाती थी, तो शिप्स जो है वो पहुंच ही नहीं पाती थी अपने डेस्टिनेशन पे। कभी कभार ऐसा भी होता था जहां पे कि अगर ऐसा हो जाए कि बिकॉज उस जमाने में अगर आप देखते हो नेविगेशन के लिए कोई भी टूल नहीं हुआ करता था, राइट। जो शिप का कैप्टन होगा, राइट, जो शिप का कैप्टन होगा वो ही एक जगह से दूसरी जगह तक जो है शिप्स को यहाँ पे पहुंचाता था। बट वहां पे कोई भी नेविगेशन टूल हुआ नहीं करते थे, जो आज आज सभी लोग, आप सभी लोगों के मोबाइल फोन्स में भी है। सो उस जमाने में क्या होता था, देयर वाज नो फिक्स टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ करता था कि ये शिप जो है वो इस टाइम पे तो पहुंच ही जाएगी। सो उस चक्कर में भी यहाँ पे वो मर्चेंट्स को यहाँ पे काफी टाइम तक यहाँ पे वेट करना पड़ता था। एंड तीसरा मेजर कंसर्न था यहाँ पे दैट वाज कि जो पायरेट अटैक्स हुआ करते थे, राइट। पायरेट अटैक्स यानी क्या, कि कुछ लोग अगर शिप्स को अटैक करके उनका जो सामान जो है वो पूरा चोरी करके वो कहीं और पे जाके बेच देते थे। तो ये भी काफी पॉसिबल सिनेरियोस थे जिसके कारण यहाँ पे जो है मर्चेंट्स को काफी तकलीफ हुआ करती थी, जो भी वो एक यहाँ पे शिप्स इस्तेमाल करते थे गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए। सो नाउ जब भी मर्चेंट्स को ये चीजों के बारे में पता चला कि ये उनके मेजर कंसर्न्स है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यहाँ पे सोचा कि मैं कुछ और मर्चेंट्स को इकट्ठा करके, अगर मैं कुछ और मर्चेंट्स को इकट्ठा करके अगर मैं थोड़े से और अमाउंट जो पैसे अगर मैं और जोड़ पाऊं, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक मैं अगर यहाँ पे एक मर्चेंट हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं और अपने कुछ जो है मान लीजिए दोस्तों को कहूंगा कि आप भी यहाँ पे एक मर्चेंट बन जाइए, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप जो है शिप्स के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए एंड जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, राइट, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिल जाएगा, राइट, उसके हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे जो मिल जाएगा। तो जब भी कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा होने चालू हुए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, तो ये यूरोपियन मर्चेंट्स ने क्या करना चालू किया, उन्होंने यहाँ पे जो है मान लीजिए अगर वो एक शिप यूज करते थे, राइट, अगर एक शिप अगर वो यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान पहुंचाने के लिए, तो अब वो 3 शिप्स यूज करना चालू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, सामान भी वो थोड़ा सा डिवाइड करके भेजने लगे। सो एक डिवीजन अगर उन्होंने यहाँ पे जो है सामान का डिवीजन किया, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि इससे ये इतना बेनिफिट हुआ कि अगर सामान थोड़ा सा डिवाइड हो गया, तो अगर एक शिप भी अगर मान लीजिए डैमेज हो जाती है क्लाइमेट के वजह से या पायरेट अटैक के वजह से, तो एटलीस्ट बाकी की 2 शिप्स तो पहुंच पाएगी डेस्टिनेशन पे, या ऐसा हो सकता है एटलीस्ट 3 में से एटलीस्ट एक शिप तो पहुंच पाए। तो ये उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये जो एक तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, ये था रिस्क मिनिमाइज करने का तरीका, कि उन्होंने जो भी सामान वो मंगा रहे हैं वो ज्यादा डैमेज ना हो, राइट, पूरा का पूरा एक साथ डैमेज ना हो जाए, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग शिप्स में वो सामान मंगाना चालू किया, जिससे एटलीस्ट एक शिप या 2 शिप्स तो यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके उन्होंने काफी सालों तक जो है उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी बना करके उन्होंने प्रॉफिट कमाना चालू किया, राइट। नाउ इसके बाद एक और दौर आया जहां पे एक कंपनी थी, राइट, अगर आपने किस कंपनी का यहाँ पे जो है सुना, एक कंपनी के बारे में सुना होगा, जो है डच ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी है। तो डच ईस्ट इंडियन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को और भी यहाँ पे बड़ा किया, राइट। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को और भी बड़ा किया, उन्होंने क्या किया कि और भी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो दूसरे मर्चेंट्स करते थे या दूसरे लोग जो करते थे, उन्होंने क्या किया, उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे उनको एक सर्टिफिकेट देना चालू किया, या एक पेपर पे लिख के दिया कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है इन शिप्स में, राइट। वो एक पेपर देना चालू किया, एक ऑफिशियल पेपर, उन्होंने एक सर्टिफिकेट जैसा उन्होंने यहाँ पे एक देना चालू किया जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते थे शिप्स में, राइट। एंड देन ये जो शेयर्स, अगर मैं कहूँ कि ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे,
ये सर्टिफिकेट्स जो है मर्चेंट्स क्या करते थे, मर्चेंट्स के पास एक ऑप्शन ये भी था कि ये सर्टिफिकेट्स वो किसी और को भी बेच सकते थे। सो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक मर्चेंट हूं, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, तो मेरे पास ये राइट था, मेरा जो सर्टिफिकेट है, राइट, अगर मैं ये शिप अगर ना आए, राइट, अगर मैं वो रिस्क से बचना चाहता हूं, उससे अच्छा ये है कि मैं वो सर्टिफिकेट जो है मैं किसी और को बेच दूं, तो वो फिर मेरे बिहाफ पे रिस्क बेयर करेगा, मुझे मैंने जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके हिसाब से मुझे यहाँ मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इन्होंने स्टार्ट किया, जो है डच ईस्ट इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ने, जहां पे एक सर्टिफिकेट्स मिलना चालू हो गए, एंड उसके द्वारा और भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स आए। तो जहां पे 3 शिप्स थे, अब 9 शिप्स हो गए, 15 शिप्स हो गए, देन 20 शिप्स। तो शिप्स यहाँ पे जो है बढ़ते गए, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, एंड उसी कारण यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये मर्चेंट्स ने भी पैसा बनाना चालू किया। सो ये एक सिंपल प्रोसेस जो है स्टार्ट किया गया था, एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जिसके कारण अगर आप देखते हो तो एक जरूरत पड़ी एक स्टॉक मार्केट की, राइट, तो एक जरूरत पड़ी यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट की। ना स्टॉक मार्केट अगर आप जैसे कि जानते हो ना, अगर मैं यही चीज अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट की भी बात करूं, तो क्या एक पॉसिबल था कि एक जगह पे सब लोग मिलके यहाँ पे अपना बाइंग एंड सेलिंग कर पाए, राइट, एंड स्पेशली अगर मैं यहाँ पे जो कहूँ कि अगर किसी को यहाँ पे एक जगह पे मिलना भी है, सो वो प्लेस का एक नाम देना जरूरी था, राइट, एक प्लेस का वो नाम देना जरूरी था जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज, राइट, एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जहां पे ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है स्टॉक्स की, वो यहाँ पे जो है की जाती है। सो अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट एन एक्सचेंज, सो व्हाट इज एन एक्सचेंज? एन एक्सचेंज जो है बेसिकली क्या होता है, तो एन एक्सचेंज इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स है जहां पे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हो गई, कमोडिटीज है, फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सारी चीजें जो है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, राइट। तो ये जो एक्सचेंजेस है ये किस काम के हैं, अगर आप देखोगे ये एक्सचेंजेस जो है वो आपको बेसिकली आपके जो ब्रोकर्स होते हैं एंड जो कॉमन लोग होते हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करने का एक तरीका है, दैट इज एन एक्सचेंज, राइट। वो एक एक्सचेंज है जिससे थ्रू यहाँ पे जो है लोग अपना बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे कर पाए। सो इस तरीके से फिर डेवलपमेंट हुआ एन एक्सचेंज का, एक एक्सचेंज का डेवलपमेंट जो इस तरीके से फिर हुआ। एंड उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुछ मेजर एक्सचेंजेस भी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं कुछ मेजर एक्सचेंजेस के बारे में अगर मैं अगर बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला तो अगर आपने देखा होगा, सबसे पहला जो एक्सचेंज यहाँ पे डेवलप हुआ था, राइट, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो एक्सचेंज जो डेवलप हुआ था दैट वाज एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने यहाँ पे जो नाम सुना होगा, सबसे पहला एक्सचेंज जो डेवलप हुआ था इन द वर्ल्ड दैट वाज एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1611, राइट। 1611 में यहाँ पे जो पहला एक्सचेंज जो है नाम दिया गया था, राइट। एंड ये जो एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज है अभी फिलहाल क्या कर रहा है, तो अभी अगर आप देखोगे अभी जो है वो एक मर्ज हो चुका है विद ब्रुसेल स्टॉक एक्सचेंज एंड पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, राइट, इन 2000। तो 2000 ईयर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो इनका मर्जर हुआ गया, राइट, एंड वो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम के नाम से यहाँ पे जो कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम। सो ये अगर मैं कहूँ ये जो है पहला एक्सचेंज यहाँ पे डेवलप हुआ था। अगर मैं बात करना चाहता हूं अबाउट योर स्टॉक एक्सचेंज, सारे एक्सचेंजेस में से ना, उसके पहले भी अगर आप देखोगे अगर मैं कुछ और मेजर एक्सचेंजेस के बारे में बताना चाहूं, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज यहाँ पे जो आया था एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर डच बॉर्से एक्सचेंज, दैट इज जर्मनी, राइट। जो फिलहाल अगर आप देखते हो जो अभी फिलहाल जो है जाना जाता है विद फ्रैंकफर्ट बॉर्से स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर अगर एक्सचेंज है, ये अगर आप देखते हो तो इनिशियली ये एक्सचेंज जो बनाया गया था इन 1585 में, ये जब एक्सचेंज बनाया गया था, सो इट इज नॉट एन प्रॉपर एक्सचेंज, ये प्रॉपर एक्सचेंज नहीं बनाया गया था। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन था कि जो करेंसी रेट्स होते थे वो फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये एक्सचेंज बनाया गया था, राइट। करेंसी रेट्स फिक्स करने के लिए ये एक्सचेंज जो है यहाँ पे बनाया गया था। एंड ये जो है वो प्रॉपरली डेवलप कभी हुआ, प्रॉपरली डेवलप हुआ इन द ईयर 1949 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, राइट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पे जो है ये एक्सचेंज प्रॉपरली डेवलप हुआ। एंड अगर आप देखते हो ये जो एक्सचेंज है वो वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है माना गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। सो मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखने चाहते हो तो वर्ल्ड का यहाँ पे 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। सो दैट इज योर फ्रैंकफर्ट बॉर्से स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो बात करना चाहूँ कुछ और एक्सचेंजेस के बारे में, जैसे कि पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, जो आई एम श्योर काफी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। एंड अगर आप देखते हो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप है,
राइट, इज द सेकंड लार्जेस्ट इन यूरोप, राइट। एंड अगर आप देखते हो कि ये जो है फिलहाल कौन से पर्टिकुलर एक्सचेंज का पार्ट है, सो ये जो है ये भी मर्ज हो चुका है, एंड ये फिलहाल पार्ट है दैट इज ऑफ योर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यूरोनेक्स्ट ग्रुप, उसका अभी फिलहाल यहाँ पे जो है पार्ट है दैट इज योर पेरिस स्टॉक एक्सचेंज। सो ये भी अगर आप देखते हो तो दूसरा मेजर एक्सचेंज जो है सेकंड मेजर एक्सचेंज है इन यूरोप। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट फ्यू ऑफ द मोर एक्सचेंजेस जो आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज योर लंदन स्टॉक एक्सचेंज। राइट नाउ लंदन स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो ये इनिशियली फाउंड हुआ था इन द ईयर 1571। ओके 1570 यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था, बट अगर आप देखते हो उसका प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर 1801। सो 1571 जो है उस जमाने में क्या हुआ करता था कि उस जमाने में अगर आप देखते हो तो उसको एक रॉयल एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था, इट वाज अ रॉयल एक्सचेंज। बट यहाँ पे क्या होता था कि जो स्टॉक ब्रोकर्स थे उनको यहाँ पे परमिशन नहीं थी कि वो यहाँ पे आके अपना ऑर्डर जो है या ट्रेड प्लेस कर पाए। सो ये स्टॉक ब्रोकर्स कैसे ट्रेड प्लेस करते थे, तो इसका यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे हुआ करती थी, सो उसके लिए अगर आप देखते हो तो देयर वाज यू कैन से एक जैसे कि कॉफी हाउस हुआ करते थे। ओके देयर वाज अ कॉफी हाउस, एक कॉफी हाउस हुआ करता था जहां पे एक ब्रोकर जो है रहा करता था, राइट, देयर वाज अ ब्रोकर ओवर देयर। तो वो ब्रोकर जो है फिर जाके जो है वो ये सारे स्टॉक्स की लिस्टिंग करता था। तो जिनको भी बाय करना था, जिनको भी सेल करना था, उनको ये कॉफी हाउसेस में जाके जो है अपने ऑर्डर्स जो है प्लेस करने पड़ते थे इनिशियली। एंड देन स्लोली एंड स्टडीली जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी डेवलप हुआ, एंड ऑफिशियली अगर आप देखते हो एज एन एक्सचेंज वो डेवलप हुआ इन द ईयर 1801। सो ये हमारे यहाँ पे जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहूँ एक और पर्टिकुलर एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। एंड अगर आप देखते हो तो फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1871। एंड यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ था, तो 24 स्टॉक ब्रोकर्स, राइट, 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने एक साथ मिलके एक बटनवुड एग्रीमेंट जो है साइन किया था इन वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट में यहाँ पे जो है बटनवुड एग्रीमेंट उन्होंने यहाँ पे साइन किया था, जिसके द्वारा यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, एंड इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 1870। सो ये हमारे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ जो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, दैट इज योर बीएससी एंड योर एनएससी, जो हमारे इंडियन मार्केट्स के स्टॉक एक्सचेंजेस है। सो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, बीएससी में क्या फर्क है, एनएससी में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? राइट, दोनों ही एक्सचेंजेस में यहाँ पे जो है क्या फर्क है, क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? सी मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो है थोड़ा सा इस सेशन जो है पार्टिसिपेटिव रखिएगा, राइट, सो दैट हम लोग जितना ज्यादा इसके बारे में जानेंगे, जितना ज्यादा हम बात करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये सेशन और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग जो है थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या फर्क है बीएससी और एनएससी में? सो यस, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कुछ आंसर्स यहाँ पे है, दैट इज बीएससी जो है सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, बीएससी इज एन ओल्ड एक्सचेंज, यस परफेक्ट। एनएससी जो है वो बाद में डेवलप हुआ था, परफेक्ट। सो यस, ओवरऑल कुछ आंसर्स मिले हुए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे नो भी लिखा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट अगर मैं बेसिक डिफरेंस कहूँ तो बीएससी जैसे कि काफी लोगों ने कहा हुआ है सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था, राइट, सबसे पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। ये जब भी डेवलप हुआ था तो ये बैनियन ट्री के नीचे यहाँ पे डेवलपमेंट इसका किया गया था, राइट, जो ट्रेडिंग हुआ करती थी पहले, तो बैनियन ट्री के अंडर जो है ये जो है पूरा एक्सचेंज का यहाँ पे यू कैन से स्टार्ट किया गया था। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली बीएससी का यहाँ पे एक बिल्डिंग बना, राइट, बीएससी का यहाँ पे जो है बिल्डिंग बना। एंड अगर मैं बीएससी के बिल्डिंग के बारे में बताना चाहूँ, सो आई विल शो यू वन वीडियो एज वेल, मैं एक वीडियो भी आपको बताना चाहूंगा बीएससी के बिल्डिंग के बारे में। एंड एनएससी जो है, उसके पहले एनएससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनएससी कैसा है कि जब ये एनएससी डेवलप हुआ, राइट, वो एनएससी जो है वो डेवलप हुआ था इन द ईयर 1992। 1992 में यहाँ पे एनएससी डेवलप हुआ, एंड इट वाज बेसिकली अ डिजिटल एक्सचेंज, राइट, एंड इसका जो पूरा प्रॉपर वर्किंग जो हुआ चालू हुआ दैट वाज इन द ईयर 1994। सो 1994 में ये वर्क करना चालू हुआ, एंड फुल्ली डिजिटल, पूरा यहाँ पे डिजिटल जो है ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ एनएससी। एंड जैसे कि मैंने कहा बीएससी का यहाँ पे जो एक बिल्डिंग हुआ करता था, राइट, एक बीएससी का बिल्डिंग हुआ करता था जिसका अगर मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप बताना चाहूंगा, जो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने शायद कहीं देखा होगा, बट दिस इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि पहले के जमाने में कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। सो अगर मैं बीएससी का एक अगर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बताना चाहूँ,
सो आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों के लिए विजिबल है। अगर आप देख सकते हो ये एक बीएससी का ये बिल्डिंग है जहां पे जो है बायर्स आते थे, सेलर्स आते थे। एंड ये अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हुआ करते थे, राइट, कुछ ब्रोकर्स हुआ करते थे जो यहाँ पे ये सारे बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे लिख के वो यहाँ पे उनका यहाँ पे शेयर्स जो है ट्रेड करवाते थे। तो ये जो है वो मेजर काम होता था ये ब्रोकर्स का। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रोकर है जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो ये क्या करते थे, जो भी बायर्स थे, जो भी सेलर्स थे, उनके प्राइसेस नोट डाउन करते थे, राइट। एंड जो भी रेडी होता था खरीदने के लिए, जो भी रेडी होता था बेचने के लिए, उनसे यहाँ पे नोट डाउन करके वो यहाँ पे जो है ट्रेड्स जो है वो प्लेस करवाते थे। एंड अगर आपने अभी ध्यान से देखा होगा तो कुछ हैंड जेस्टर्स का भी यहाँ पे काफी इस्तेमाल किया जाता था। इनफैक्ट उसके द्वारा ही लोग अपना यहाँ पे जो है बिडिंग करते थे। जैसे कि अभी तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप अभी आपको ट्रेड प्लेस करना है, आप डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट पे जाके बाय सेलिंग विंडो से आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लोग हैंड जेस्चर्स यूज करते थे ये बताने के लिए कि वो बाय करने के लिए रेडी है, कितने में बाय करने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें जो है वो हुआ करती थी। एंड इस तरीके से जो है पूरा ट्रेडिंग हुआ करता था इन बीएससी। बट यहाँ पे एक मेजर कंसर्न क्या था? मेजर कंसर्न सबसे पहले तो ये था कि इनको यहाँ पे जो अगर आप देखते हो कि आप खुद सोचिए कि ऑफिशियल पेपर्स, राइट, ऑफिशियल पेपर्स उनको यहाँ से एक जगह से लेके दूसरी जगह तक उनको कैरी करना पड़ता था, राइट। एक जगह से लेके दूसरी जगह उनको ऑफिशियल पेपर्स यहाँ पे जो है कैरी करने पड़ते थे। सो यहाँ पे क्या होता था, कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो जो ऑफिशियल पेपर्स है वो भी यहाँ पे काफी डैमेज हो जाते थे, राइट। ऑफिशियल पेपर्स जो है कभी कभार डैमेज भी हो जाते थे, जिसके कारण अगर आप देखते हो, राइट, कि अगर आप देखते हो यहाँ पे लोगों को नुकसान भी होता था। सो ये जो है सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था। एंड आइडियली भी अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंस यहाँ पे इतने सारे लोग हुआ करते थे, राइट। अगर आप सोचोगे कि उस जमाने में अगर इतने लोग थे, तो अगर आप आज जाओगे एंड अगर आज भी अगर इसी तरीके से ट्रेडिंग होती, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने लोग हो सकते थे। सो इसीलिए अगर आप देखते हो कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स के कारण यहाँ पे फिर डिजिटल, यू कैन से डिजिटल वे में शिफ्ट हुआ, राइट। जब ये एनएससी यहाँ पे मार्केट में आया इन द ईयर 1992। तो जैसे ही एनएससी का डेवलपमेंट हुआ तो वो पूरा डिजिटलाइज हो गया था। एंड देन स्लोली एंड स्टडीली अगर आप देखते हो बीएससी भी पूरा यहाँ पे डिजिटल हो गया था। सो बीएससी एंड एनएससी देन बिकेम डिजिटलाइज, सो डिजिटलाइज यहाँ पे हो गया। एंड बीएससी एंड एनएससी का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दो अलग अलग इंडेक्सेस भी है। जैसे कि एक सेंसेक्स है जो बीएससी के लिए यहाँ पे वर्क करता है। एंड देन अगर आप यहाँ पे जो देखते हो दैट इज योर निफ्टी 50 है जो एनएससी के लिए यहाँ पे वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पे जो देखते हो, अगर मैं बात करना चाहूँ बीएससी यहाँ पे जो है कैसे आपको हेल्प करेगा। सो अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ तो सेंसेक्स में आप सभी लोगों को पता होगा कि टॉप 30 कंपनीज जो है चूज की जाती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटल। सो मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज को यहाँ पे जो है वेटेज दिया जाता है इन द सेंसेक्स। एंड निफ्टी में अगर मैं देखूं तो निफ्टी में यहाँ पे जो टॉप 50 कंपनीज चूज की जाती है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटल जो लिस्ट की जाती है ऑन एनएससी। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखते हो, राइट, ये सारी चीजें जो है हुआ करती थी। एंड बिकॉज ऑफ विच अगर आप देखते हो तो हमारा बीएससी एंड एनएससी यहाँ पे डेवलप हुआ। सो इस तरीके से हमारा बीएससी एंड एनएससी यहाँ पे जो डेवलप हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ कुछ और एक्सचेंजेस के बारे में, हम लोग यहाँ पे जो चीजें जो है हम आपको यहाँ पे जो शेयर करना चाहेंगे। तो कुछ और एक्सचेंजेस है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से अबाउट, सो दैट इज अ साओ पोलो बॉस्पा स्टॉक एक्सचेंज, राइट, जो एक पार्ट है ब्राजील का, राइट, ब्राजील का यहाँ पे पार्ट है। सो अगेन यू कैन से यूरोपियन मार्केट्स में है। एंड अगर मैं बात करना चाहूँ ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है ये सेकंड ओल्डेस्ट है, राइट। इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। ये जो सेकंड ओल्डेस्ट है जर्मनी का। सो दिस इज द सेकंड ओल्डेस्ट ऑफ ब्राजील, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ब्राजील का अगर आप यहाँ पे जो देखते हो सेकंड ओल्डेस्ट ये स्टॉक एक्सचेंज है जो डेवलप किया गया था इन द ईयर 1890। सो दैट इज योर सॉ पोलो बॉस्पा स्टॉक एक्सचेंज। उसके बारे में अगर यहाँ पे जो बात करो उसके अलावा अगर आप हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे कुछ और एक्सचेंजेस के बारे में, जैसे कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना था, दैट इज बेस्ड इन चाइना, जो फिलहाल चाइना में यहाँ पे जो है ऑपरेट करता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है अगर आप देखते हो जो स्टार्ट हुआ था इन चाइना। सो वो अगर आप यहाँ पे जो देखते हो तो वो था हमारा यहाँ पे दैट वाज अ शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, राइट। देन अगर यहाँ पे जो मैं बात करूँ एक और एक्सचेंजेस के बारे में, तो यहाँ पे एक और एक्सचेंज है दैट इज योर हैंग सेंग स्टॉक एक्सचेंज। सो नाउ हैंग सेंग स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सो दैट इज अनदर बिग स्टॉक एक्सचेंज जो यहाँ पे फॉर्म किया गया है इन हांगकांग।
एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दैट इज एशिया थर्ड लार्जेस्ट, एशिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज जो है इसको माना जाता है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट यूनियन स्टॉक एक्सचेंज जो इसको माना गया है, दैट इज योर हैंग स्टॉक एक्सचेंज। एंड एक और एक्सचेंज जो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे जो शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज योर जापान का, दैट इज योर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है, एंड ये अगर आप देखते हो तो इनिशियली जो स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1878, राइट। 1878 जो है जहां पे इनका पहले जो है स्टार्ट किया गया था, बट तब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो सिर्फ पब्लिक बॉन्ड नेगोशिएशन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता था, राइट। इट वाज जनरली यूज्ड फॉर पब्लिक बॉन्ड नेगोशिएशन, बट स्लोली एंड स्टडीली वो यहाँ पे एज एन एक्सचेंज डेवलप हुआ, जहां पे इन द ईयर 1950, राइट। सो फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो एज अ प्रॉपर एक्सचेंज उनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ मेजर एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पे जो जाना है, सम ऑफ द बेसिक एक्सचेंजेस, जिसमें से आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने ये सारे एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पे सुना भी होगा। सो दीज आर सम ऑफ मेजर एक्सचेंजेस जो हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर करते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ और, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये डेरिवेटिव मार्केट है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ना यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो? आप में से कितने लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट मुझे एक आइडिया मिले कितने लोगों को यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी है। जरूर बताइए कितने लोग यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो यस लिखिए, नहीं करते हो नो लिखेगा, राइट। बस एक वर्ड लिखने की जरूरत है, पूरा आपको कुछ सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। परफेक्ट। आई कैन सी यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने नो लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेंशन नो, सो नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने यस भी लिखा हुआ है, एंड कुछ लोगों ने फ्यूचर्स के बारे में लिखा हुआ है, सो शायद वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करते। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं देखूं काफी लोगों ने यहाँ पे जो है नो लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने यहाँ पे यस लिखा हुआ है। सो डू नॉट वरी, जिनको नहीं पता है फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, उसमें वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इन द मॉड्यूल 2, राइट, जहां पे हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में सीखेंगे। सो उसके बारे में आपको यहाँ पे जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट, ये जो फ्यूचर्स है, जो ऑप्शंस है, वो स्टार्ट कैसे हुआ, राइट, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। सो डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे जो कैसे स्टार्ट हुआ, राइट, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे जो है अभी मिलेंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो स्टार्ट हुआ था, अगर कह सकते हैं इन द ग्रीस, राइट। ग्रीस में अगर आप देखते हो तो इसका फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जहां पे अगर आप देखते हो कि कुछ ग्रीक किंग्स हुआ करते थे, राइट। ग्रीक किंग्स अगर यहाँ पे जो हुआ करते थे, वो यहाँ पे क्या करते थे कि उन्होंने जो लोन देते थे फार्मर्स को, राइट, जो भी इंसान या जो भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई किसी भी फार्मर को अगर लोन देती थी, तो यहाँ पे ये इन्होंने एक रूल बनाया था, राइट। ये जो ग्रीक किंग हुआ करते थे, उन्होंने एक रूल बनाया था कि अगर मान लीजिए उस साल, राइट, उस साल अगर इनसफिशिएंट रेन हुआ, यानी कि अगर बारिश ज्यादा नहीं हुई, राइट, यानी कि अगर फसल ज्यादा नहीं उग पाई है, या अगर मैं कहूँ नो क्रॉप जो है ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं फार्मर्स, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे फार्मर्स को, राइट, फार्मर्स को जो भी लोन मिलता था या जो भी उनको बोरोइंग्स मिलते थे, तो ये जो लेंडर्स हुआ करते थे उनको ये सारी चीजें जो है माफ करनी पड़ती थी, राइट। फार्मर्स की ये जो भी उन्होंने लेंड किए हुए फार्मर्स को पैसे, उनको वो माफ करने पड़ते थे सीधे। सो ये उन्होंने एक रूल सेट किया था, जो ग्रीक किंग हुआ करते थे। सो यहाँ पे बेसिकली इनका पीछे का मोटिव क्या था, सो दैट फार्मर्स जो है वो सेफ गार्ड रहे, राइट। जो फार्मर्स होते थे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हो बारिश कम होने के कारण अगर क्रॉप्स डेवलप ही नहीं हो पा रहे, राइट, अगर बारिश कम होगी तो आप सभी लोग जानते हो क्रॉप्स यहाँ पे डेवलप ही नहीं होंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इसलिए फार्मर्स के जो है फार्मर्स ज्यादा यू कैन से उधार के अंदर ना चले जाए, इसके कारण उन्होंने ये रूल ही कर दिया था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए बारिश नहीं हुई, बारिश अगर नहीं होती है, अगर फसल नहीं उगी है, तो आपका यहाँ पे जो भी आपको पैसे दिए गए हैं, आपको जो भी लोन मिला हुआ है, वो सीधा माफ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कैसे एक फीचर था जहां पे आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज किया जा रहा है, राइट। रिस्क जो है वो यहाँ पे मिनिमाइज किया जा रहा है कि अगर बारिश ही नहीं हुई तो आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो ये एक चीज, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस, ये एक पहला स्टेप था जहां से फ्यूचर्स मार्केट या अगर मैं कहूँ ऑप्शन मार्केट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई,
राइट, रिक्वायरमेंट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है शुरू हुई। एंड अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो जो सेकंड पिक्चर आप देख पा रहे हो, जो सेकंड पिक्चर है दैट इज ऑफ शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। इस शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का ये पिक्चर है जो बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था इन यूएस, बिकॉज अगर आप जानते हो इन 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी अगर मैं बात करता हूं, तो जो अमेरिका जो था वो अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पीक पे था, राइट, यानी कि बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था उनका, कंटिन्यूस इनोवेशंस होते थे, नई नई चीजें वो यहाँ पे डेवलप करते थे मार्केट्स में। सो ये जो इनोवेशंस हुआ करते थे, अलग अलग इनोवेशंस, उसी में से एक इनोवेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट, एक इनोवेशन जो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था दैट वाज योर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए विद द हेल्प ऑफ शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के साथ उन्होंने एक्सचेंज ये चालू किया। आफ्टर दैट यहाँ पे जो क्या हुआ, राइट, अगर आप यहाँ पे जो देखते हो अगर ये जो अगर आप देखते हो दैट कुछ सालों बाद, राइट, कुछ सालों बाद यहाँ पे जो डेरिवेटिव मार्केट जो है फिर डेवलप हुआ। एंड नाउ अगर आप देखते हो कि ये जो शिकागो बोर्ड जो है, राइट, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है फिलहाल किस चीज का पार्ट है, तो फिलहाल जो है वो पार्ट है ऑफ सीएमई ग्रुप, इट इज अ पार्ट ऑफ द सीएमई ग्रुप राइट नाउ। तो ये जो है इस तरीके से अगर आप जो है डेवलपमेंट हुआ, तब जाके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, ये सारी चीजों का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो यहां से शुरुआत हुई जहां पे ग्रीक किंग्स ने रूल बनाए थे, एंड तब से लेकर अगर आप अभी देखते हो तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है। एंड इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप देखते हो तो इंडियन मार्केट्स में भी यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट्स ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। नाउ इंडियन मार्केट्स में कैसे डेरिवेटिव मार्केट्स स्टार्ट हुए या कब स्टार्ट हुए उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करता हूं, तो इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखते हो तो डेरिवेटिव मार्केट, राइट, डेरिवेटिव मार्केट जो है वो स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2000, राइट, 2000 में यहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुआ एनएससी और बीएससी पे, जहां पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टार्ट हुआ, राइट, ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हुआ। बट सबसे पहला जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, या अगर मैं कहूं जो सिर्फ एक ही टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आप ट्रेड कर पाते थे, वो था फ्यूचर इंडेक्स। यानी कि अगर आप यहाँ पे जो ट्रेड करने आए हो, राइट, अगर आप ट्रेड करने आए हो देन आप यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स में ही आप ट्रेड कर पाते थे, और कोई अलग अलग टाइप के आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे ही नहीं, ना ही कोई फ्यूचर में तो कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई ऑप्शन में था। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डेवलप हुआ वो था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे कि अगर यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँ दैट इज योर निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर्स से यहाँ पे स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2000। 2000 में यहाँ पे जो ये एस्टेब्लिश हुआ, एंड देन जैसे ये एस्टेब्लिश हुआ, राइट, उसी कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इस पे ट्रेडिंग होना चालू हुई। एंड एनएससी एंड बीएससी जो अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंजेस में आ गया, राइट, बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन यू कैन से डेरिवेटिव्स। तो इन टॉप 10 एक्सचेंजेस में आ गया कुछ ही टाइम बाद जैसे इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, राइट। एंड अगर आप देखते हो तो जो ग्रोथ हुआ, ट्रांजैक्शन का जो ग्रोथ था उस जमाने में, जो अगर आप देखते हो 5.1 पर मंथ, यानी कि 5.1% पर मंथ का यहाँ पे ग्रोथ हुआ था जब भी एनएससी एंड बीएससी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ट्रेड होना चालू है, राइट। देन धीरे धीरे करके अगर मैं बात करूं ऑप्शन मार्केट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो चालू हुआ इन द ईयर 2001। 2001 में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। एंड सबसे पहले तो अगर आप देखते हो, सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑफ अगेन इंडेक्स, राइट। तो इंडेक्स ऑप्शंस का सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन जून 2001। एंड देन जुलाई 2001 आने तक जो है इक्विटी भी ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी आना शुरू हो गए थे। एंड देन अगेन अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है बढ़ना चालू है। एंड सबसे ज्यादा तो इम्पैक्ट हुआ जब 2008 में जो क्राइसिस आए थे लेमन ब्रदर्स के बाद, उसके बाद अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट हुआ है, अगर यार कहूं, अगर ज्यादातर लोग को जो है जानकारी मिली है अबाउट दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर मैं करेंसी डेरिवेटिव्स की बात करता हूं तो करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो स्टार्ट हुए थे, राइट। जैसे कि अगर आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना चाहते हो, करेंसी मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो एस्टैब्लिश हुए या स्टार्ट हुए फ्रॉम द ईयर 2008, दैट इज 29 अगस्त। सो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो पूरा डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं बात करता हूं अबाउट डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है डेवलप हुआ। उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो है जो भी हम लोग अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में,
राइट। तो एक पूरी जर्नी के अगर बारे में हम लोग बात करें, राइट, अगर हम पूरी एक जर्नी के बारे में भी बात करते थे, सो दैट इज बेसिकली द 40 ईयर जर्नी। तो एक 40 ईयर जर्नी भी हमने यहाँ पे जो एक मेंशन की हुई है आप सभी लोगों के लिए। सो ये पूरी 40 ईयर जर्नी जो है कैसी रही है ऑफ सेंसेक्स, सेंसेक्स की 40 ईयर जर्नी कैसी रही है उसके बारे में हमने यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि जब भी वो स्टार्ट हुआ था तो प्राइस चल रहा था, सेंसेक्स जो चल रहा था वो 124.15, राइट, 124.15 पे चल रहा था। एंड देन स्लोली एंड स्टेडली अगर आप देखते हो ये जो सेंसेक्स है उनको 1000 का मार्क क्रॉस करने के लिए कुछ 11 साल लग गए। 11 साल के बाद ये सेंसेक्स ने 1000 का मार्क क्रॉस किया। देन जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता, हर्षद मेहता के कारण अगर आप देखते हो तो मैनिपुलेशन जो किया गया था उसके कारण प्राइजेस यहाँ पे अगर आप देखते हो जो सेंसेक्स है उन्होंने 4000 पॉइंट्स जो क्रॉस कर लिए थे बाय अप्रैल 1992। अप्रैल 1992 तक 4000 के पॉइंट्स यहाँ पे जो है सेंसेक्स ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया था। एंड देन स्लोली जो है, स्लोली एंड स्टडीली ये सारी चीजें जो है डेवलप होना चालू हुई, जहाँ पे ग्लोबल आईटी सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट किया, राइट, आईटी सेक्टर्स डेवलप हुए। देन यू कैन से कमोडिटी सेगमेंट्स, ये सारे जो है अगर आप देखते हो ना कमोडिटी प्राइस जो है ऊपर गए। तो ये सारे चीजों के कारण अगर आप देखते हो तो हमारा जो सेंसेक्स है वो अच्छा खासा यहाँ पे मूव हो रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखते हो हमारा सेंसेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 20,000 पहुंच चुका था बाय द एंड 2007। 2007 के एंड तक यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 20,000 जो है सेंसेक्स हमारा पहुंच चुका था। बट उसके बाद अगर आपने आप सभी लोग जानते हो बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स की वजह से जो यहाँ पे क्राइसिस हुए थे, उसके बाद यहाँ पे जो है क्या हुआ कि उसके बाद जो है सेंसेक्स जो है नीचे गिरा एंड नीचे जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे आया फॉर ऑलमोस्ट 8,500 तक पहुंच गया था। सो अक्टूबर 2008 में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स 8,500 चला गया फ्रॉम 20,000, राइट। बट अगेन बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, काफी अलग अलग एक्टिविटीज हुई, एफ का इनफ्लो चालू हुआ, काफी एफ ने इन्वेस्ट करना चालू किया इंडिया में, आईटी सेक्टर बूम हुआ एंड अल्टीमेटली वापस जो है हमारा सेंसेक्स जो है वापस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ। सो सेंसेक्स जो ऑलमोस्ट 15,000 पहुंच चुका था बाय जुलाई 2009। सो 2009 तक यहाँ पे जो है वो 15,000 पहुंच चुका, 21,000 उन्होंने क्रॉस किया बाय नवंबर 2010, राइट। एंड स्लोली एंड स्टडीली, राइट, स्लोली एंड स्टडीली यहाँ पे जो है फिर मार्केट्स मूव होना स्टार्ट हुए। एंड जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे अभी तो मार्केट यहाँ पे 49,000 भी क्रॉस कर चुका है, राइट। फिलहाल यस, फिलहाल जो अगर आप देखते हो मार्केट्स 2 दिन से अगर आप देखते हो तो नेगेटिव साइड पे ही जा रहे हैं। बट 48,000 अगर जो है अगर मैं कहूँ रिसेंट अगर मैं बात करता हूँ 48,000 पे यहाँ पे मार्केट्स जो है मूव कर रहे हैं। बट हमारे मार्केट्स ने यहाँ पे 49,000 भी क्रॉस कर लिए। सो ये पूरी हमारी जर्नी रही है। अगर मैं बात करना चाहूँ रिगार्डिंग द सेंसेक्स, तो सेंसेक्स का अगर आप जर्नी देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा मूव हुआ है, राइट। इस तरीके से पूरा यहाँ पे जो है सेंसेक्स का यहाँ पे मूवमेंट रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जो है बात करना चाहूँ अगर कुछ मेजर यू कैन से स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट, अगर यहाँ पे जो है अगर मैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो उसमें काफी सारे चीजें यहाँ पे जो आती है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ विच आर द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप देखते हो कंपनीज आएगी। सो कंपनीज जो है अगर वो लिस्ट नहीं होती तो कोई भी इंसान यहाँ पे उस कंपनी पे ट्रेड नहीं कर सकता। सो कंपनीज डेफिनेटली एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानी जाती है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो रेगुलेटर्स आता है, राइट, देयर आर रेगुलेटर्स एज वेल। नाउ रेगुलेटर्स यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलेटर्स, सो रेगुलेटर्स में कौन कौन है, तो जैसे कि सेबी है, आरबीआई है एंड देन यू हैव एमओएफ। नाउ सेबी एंड आरबीआई के बारे में तो आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा, बट एमओएफ का क्या मतलब है? क्या मुझे कोई बता सकता है चैट बॉक्स में एमओएफ का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमओएफ? जरूर बताइए मुझे, अगर आपको नहीं भी पता है आप नो भी मेंशन कर सकते हो, बट मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सभी लोग जो है जरूर बताइए ये एमओएफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमओएफ? ओके, सो कुछ लोगों ने नो लिखा हुआ है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो एमओएफ बेसिकली क्या होता है? ओके, सो आई एक्सप्लेन यू बेसिकली एमओएफ क्या होता है। एमओएफ इज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बेसिकली दैट इज योर एमओएफ। जो अगर आप देखते हो तो दोज आर योर रेगुलेटर्स। तो ये एक रेगुलेटर है फॉर योर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स के 3 अलग अलग मेजर रेगुलेटर्स है, जो है सेबी, देन है आरबीआई और उसके बाद है एमओएफ,
राइट। सो ये जो है मेजर यू कैन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है माने जाते हैं ऑफ योर स्टॉक मार्केट्स। उसके अलावा देन हमारे पास यहाँ पे जो है वी हैव स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पे जो है माने जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स में भी 3 अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है, डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर है। नाउ तीनों टाइप के ब्रोकर्स का यहाँ पे फर्क क्या है? सो तीनों टाइप के ब्रोकर्स में अगर मैं यहाँ पे जो फर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ, सबसे पहला है फुल सर्विस ब्रोकर। सो फुल सर्विस ब्रोकर का पहला मोटिव क्या होता है या पहला एम क्या होता है? पहला एम होता है या पहला मोटिव ये होता है कि जो भी इंसान मार्केट में नया है, जिनको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है, उनको यहाँ पे जो है प्रॉपरली पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए, पूरा प्रॉपर हैंड होल्डिंग प्रोवाइड किया जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कैसे आपको यहाँ पे जो है रिसर्च रिपोर्ट्स जानने हैं। तो ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको यहाँ पे जो एक एडवाइजर इनके साथ यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर एज वेल, आपका एक आरएम भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज अगर आप देखते हो, जो सर्विस होती है, वो यहाँ पे काफी अच्छी होती है। अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे कि अगर आप देखते हो मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर में आता है, राइट। मोतीलाल ओसवाल का मेन मोटिव है यहाँ पे फुल सर्विस प्रोवाइड करना उनके कस्टमर्स को। सो वो एक मेन मोटिव है, इसलिए यहाँ पे जो है वो एक फुल सर्विस ब्रोकर का यहाँ पे पार्ट है जिनका ज्यादा फोकस। तो फुल सर्विस ब्रोकर का मेन फोकस कहाँ पे होता है कि अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। देन डिस्काउंट ब्रोकर्स का क्या फायदा होता है या डिस्काउंट ब्रोकर्स का मेन मोटिव क्या होता है? तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का अगर आप मेन मोटिव जो है देखना चाहते हो, वो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपका कॉस्ट कैसे कम करें। सो उनका अगर आप यहाँ पे जो देखते हो, तो वो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो वहां पे आपको जो सर्विसेज आपको जो चाहिए होती है वो आपको वहां पे प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे कि अगर एक पर्सनल एडवाइजर हो गया, एक आरएम हो गया, या रिसर्च रिपोर्ट्स खुद के, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड नहीं की जाती इन डिस्काउंट ब्रोकर्स, राइट। सो यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है डिस्काउंट ब्रोकर्स का, वो होता है कैसे आपको जो है कम से कम यहाँ पे जो है ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज किया जाए। वो मेन मोटिव होता है एक डिस्काउंट ब्रोकर का। सो अगर आप एक अगर आप मार्केट में नए आए हो, तो आपके लिए एक फुल सर्विस ब्रोकर जो है बहुत ही यूजफुल होता है। एंड अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज ऑलरेडी है, आपके पास मान लीजिए काफी एक्सपीरियंस है, आपका मेन कंसर्न है यहाँ पे जो है वो है अगर आपका कि ब्रोकरेज यहाँ पे कम हो जाए, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स में जा सकते हो। बट अगेन अगर आपको यहाँ पे एडवाइस चाहिए, प्रॉपर एडवाइस चाहिए, कॉल्स चाहिए, तो हमेशा फुल सर्विस ब्रोकर्स ही आपको प्रॉपर कॉल्स एंड एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो वो एक फर्क है अगर आप देखते हो एक फुल सर्विस ब्रोकर में और एक डिस्काउंट ब्रोकर में। एंड तीसरा यहाँ पे जो यू कैन से ब्रोकर है, या तीसरे टाइप का जो स्टॉक ब्रोकर होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर। अभी डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर यानी क्या? सी डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो ये जो है वो डायरेक्टली अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस में अगर आपको डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स प्लेस करना, सो आप डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स, आपको कोई भी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर्स जल्द से जल्द आपके प्लेस होने चाहिए, राइट। यानी कि डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स है जल्द से जल्द। तो यहाँ पे मेन मोटिव होता है टाइम सेविंग, आपका जो ऑर्डर प्लेसमेंट का जो टाइमिंग हो वो आपका बच जाए, वो मेन मोटिव होता है एक डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर का, राइट। सो अगर आप काफी एक्सपीरियंस हो, काफी सालों से अगर आप यहाँ पे मार्केट्स में हो, एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी कॉल्स या एडवाइस की जरूरत ना हो, तो या रिसर्च रिपोर्ट्स की जरूरत ना हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर्स में भी आप जा सकते हो। तो ये जो है 3 अलग अलग टाइप के आपको ब्रोकर्स जो है वो आपको मिलेंगे, जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स माने जाते हैं, जो है फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर एंड डायरेक्ट एक्सेस ब्रोकर। उसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप देखते हो कुछ और मेजर पार्टिसिपेंट्स जो है वो है स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंजेस हमने अभी रिसेंटली जो है हमने जाने क्या अलग अलग टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस है पूरे दुनिया में। एंड यहाँ पे अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हो दैट इज योर बीएससी एंड एनएससी, राइट। बीएससी एंड एनएससी जो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो, राइट ना। काफी लोग हमको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बीएससी में ट्रेड करना चाहिए, एनएससी में ट्रेड करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? सी सिंपल है सर, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। इट डज नॉट मैटर आप बीएससी में ट्रेड करो, एनएससी में ट्रेड करो, उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा? जब भी लिक्विडिटी अगर आप देखने जाते हो। सो आपको ये देखना है कि कौन से पर्टिकुलर एक्सचेंज में लिक्विडिटी ज्यादा है, या जो भी आप स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो उस स्टॉक में लिक्विडिटी कौन से पर्टिकुलर एक्सचेंज में, वो एनएससी में ज्यादा है या बीएससी में ज्यादा है, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्डर्स जो है प्लेस कर सकते हैं। ज्यादातर अगर आप देखते हो तो एनएससी की जो लिक्विडिटी होती है वो स्लाइटली हायर होती है, जो अगर मैं बीएससी से कंपेयर करने जाऊँ तो, राइट। बट ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां पे भी आपको एक्सचेंजेस कौन से भी एक्सचेंज में अगर आपको ट्रेड करना है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है,
राइट। बस ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि लिक्विडिटी कहाँ पे ज्यादा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँ एक और अगर मैं यहाँ पे जो एक और जो है चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नाउ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि क्या? सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि जैसे कि अगर सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ बैंक्स। नाउ बैंक्स जैसे कि आप सभी लोग जानते हो एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एंड वो एक आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि वो आपको आपके ट्रांजैक्शंस में आपके आपका जो फंक्शनैलिटी होता है वो स्मूथ करने के लिए काम करता है। सो बैंक्स अगर आप देखते हो, अगर आप यहाँ पे जो आप सभी लोगों का यहाँ पे डीमैट अकाउंट है, सो डीमैट अकाउंट जब भी आपने क्रिएट किया होगा, जब भी आपने बनवाया होगा, आपको पता है कि आप बैंक अकाउंट भी उनसे लिंक करवाते हो, राइट? आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा वो आप यहाँ पे लिंक करवाते हो, तो ये जो होता है वो आपका फंड्स इजीली ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए बैंक आपका एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एज अ रोल यहाँ पे जो प्ले करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, उसके बाद अगर यहाँ पे जो है देखते हो कि यहाँ पे जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, राइट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस यहाँ पे होते हैं। नाउ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की अगर बात की जाए, अगर हम लोग यहाँ पे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि जो भी क्लियरिंग हाउसेज होते हैं जिनका मेन जो काम होता है, राइट, अगर आप देखोगे जो उनका मेन काम होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन प्लेस हुए हैं, जो भी लोगों ने अपने ट्रांजेक्शन प्लेस किए हुए प्रॉपरली प्लेस हो, राइट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे वो प्रॉपरली प्लेस हो, जो भी डीमैट अकाउंट्स में जो भी शेयर्स जाने चाहिए, जो भी अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए वो प्रॉपरली, यानी कि स्मूथ ट्रांजैक्शन अगर हो, तो वो जो मेन काम होता है वो होता है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। कुछ एग्जांपल जैसे कि आप ले सकते हो कि इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक है, एंड देन ऑल्सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जैसे कि मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है माने जाते हैं। एंड उसके बाद है आपके पास डीपी एंड डीपी पार्टिसिपेंट्स। सो डीपी पार्टिसिपेंट्स यानी कि वो लोग जो आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं। सो डीपी पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक डीपी पार्टिसिपेंट कह सकते हो आप कह सकते हो जीरोदा यहाँ पे जो है डीपी पार्टिसिपेंट है। तो ये जो सारे ब्रोकर्स है ये सारे आपके डीपी पार्टिसिपेंट्स माने जाते हैं। तो ये आपके सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। दीज आर योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ओवर, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बट उसके पहले एक डाउट आया था, मैं वो जरूर यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा। सो जैसे कि मैं यहाँ पे जो देख सकता हूँ एक डाउट आया था, व्हाट इज लिक्विडिटी। सी लिक्विडिटी अगर मैं बात करता हूँ, लिक्विडिटी इज व्हाट, कि कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल है, कितने बायर्स एंड सेलर्स जो है उस स्टॉक में फिलहाल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको जो है लिक्विडिटी बताता है, राइट। वो अगर आप देखते हो तो आपको लिक्विडिटी पता चलती है कि कितने बाइंग ट्रेड्स जो है प्लेस किए गए हैं, कितने सेलर्स ने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए, उससे आपको एक लिक्विडिटी जो है पता चलती है कि कितनी लिक्विडिटी है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, राइट। एंड एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो मुझे पूछा गया था जो है हाउ टू नो कि लिक्विडिटी ज्यादा कहाँ है। तो जैसे कि अगर आप कभी भी ऑर्डर प्लेस करने जाते हो, आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक बीएससी होता है, एक एनएससी होता है। अगर आप यहाँ पे जो है अगर आप बीएससी का अगर आप ओवरव्यू पे जाते हो, अगर मोतीलाल ओसवाल की अगर हम लोग यहाँ एप्लीकेशन की बात की जाए, जो आपको आगे के सेशंस में सिखाया जाएगा, सो डू नॉट वरी। बट अगर मोतीलाल ओसवाल के एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी एक स्टॉक पे क्लिक करते हो, आपको पता चलता है कि बाइंग साइड पे कितने बायर्स है, सेलिंग साइड पे कितने सेलर्स है, राइट। तो वो आप चेक कर सकते हो बीएससी और एनएससी में, बीएससी और एनएससी में आप दोनों में आप जो है चेक कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, राइट, कहाँ पे आपको लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल है। सो वो आप यहाँ पे जाके जो चेक कर पाओगे, राइट। सो आई होप वो डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है प्रकाश जी, राइट। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हो, ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर लिक्विडिटी जो है पाई जाती है अंडर एनएससी। एनएससी में जो अगर आप देखते हो लिक्विडिटी ज्यादा दिखी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, आई होप वो डाउट आपका यहाँ पे जो क्लियर हो चुका है। नाउ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे जानेंगे अबाउट द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। सो नाउ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ये भी आपके स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है माने जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक डीआईआईस, राइट, दैट इज अ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देन आपके पास एफआईआईस है, दैट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड देन यू हैव रिटेल। नाउ रिटेल में जैसे हम जैसे लोग आते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे जो है वो एक पार्ट होते हैं जो है रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स में हम यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। एंड देन यू हैव योर डोमेस्टिक डीआईएस एंड एफआईएस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो भी मार्केट में एंट्री लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एफआईएस की बात करना चाहूँ, नाउ एफआईएस आपके मार्केट में एंट्री लेंगे कब लेंगे, जब भी उनको बिलीव होगा कि उनको इंडियन मार्केट्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या इंडियन इकोनॉमी में उनको ज्यादा ट्रस्ट है, तब जाके वो एफआईएस का अगर आप देखते हो इनफ्लो बढ़ता है ना। अगर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी एफआईएस का इनफ्लो बढ़ता है, यानी कि एफआईएस अगर बायर्स होते हैं
तो मार्केट्स आपका ऑन द पॉजिटिव साइड मूव हुए। एंड अगर एफआईआईज आपके सेलर्स होते तो अगर आपने देखा होगा मार्केट्स जो है स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड जाते हैं। सो एफआईआई सेलर्स कब बनेंगे? जब उनको लगेगा कि कोई दूसरी कंट्री उनको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स दे रही है, या वो उस कंट्री में उनका यहाँ पे जो रेवेन्यू जो है वो ज्यादा मिल रहा है, किसी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। सो तब जाके आपके एफआईआई जो है वो दूसरे सेलर्स बन जाते हैं आपके इंडियन मार्केट्स में। सो ये जो है आपके कुछ इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स होते हैं, ये जो आपके सारे जो है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। तो ये सारे आपके जो है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे बातें की है। सो आई होप यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, राइट? कोई भी डाउट रह सकता है, आप जरूर मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा। यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द चैट बॉक्स। सो अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद मैं डेफिनेटली आपका वो डाउट भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, राइट? सो डू नॉट हैव टू वरी। बट आई होप यहां तक तो सारी चीजें जो है क्लियर है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। सर एफआईआईज बायर्स है, सेलर्स है, वो भी अगर आप देखते हो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने ओरियन लाइट सॉफ्टवेयर अगर आपने हमारा यूज किया होगा, अगर आप एमो ट्रेडर भी अगर आप यूज करते हो, तो वहां पे आपको एक स्टैटिस्टिक्स जहां पे मिलता है, जहां पे एफआईआईज बायर्स है या सेलर्स है, वो आपको आगे जो है हमारे सेशंस होने वाले, जैसे जैसे हमारे आगे सेशंस बढ़ते जाएंगे, हम आपको अलग अलग फीचर्स बताने वाले हैं हमारे सारे एप्लीकेशंस के बारे में। सो मॉड्यूल 1 में वो सारे सेशंस होंगे आगे जाके। सो यू डू नॉट हैव टू वरी, वहां पे आपको पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि एफआईआईज बायर्स है, सेलर्स है, वो कहां से चेक करना है, राइट? सो आई होप वो डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एफआईआईज आर बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके अगर आप देखते हो कि आपके शेयर मार्केट्स में या कोई भी कंपनीज में यहाँ पे वो इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, तो आपके जो भी शेयर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे अगर उनको लगता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ये इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वहां पे एफआईआईज का इनफ्लो जो है बढ़ना चालू हो जाता है। सो अगर एफआईआईज इनफ्लो करते हैं, यानी कि एफआईआईज का इनफ्लो यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखते हो तो वो मार्केट्स के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। बिकॉज एफआईआईज कभी भी अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे जो है 10,000 20,000 में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है करोड़ में यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। सो दैट इज योर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और दैट इज डीआईएस, दैट इज योर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। सो ये जो होते हैं अगर आप देखते हो तो ये राइट, सो ये जो है अगर आप कह सकते हो कि आप इस तरीके से यहाँ पे पूरा यू अंडरस्टैंड द बेसिकली द फ्लो ऑफ एफआईआईज एंड डीआईएस। तो ये आपको हेल्प करता है कि कैसे मार्केट जो है कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो मिलती है विद द हेल्प ऑफ एफआईआईज एंड डीआईएस, राइट? सो आई होप वो भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ ना, एक और हम लोग यहाँ पे जो है एक टॉपिक यहाँ पे जो है कंसिडर करना चाहेंगे, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो है बेसिक डिफरेंस, राइट? बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स। सो इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में बेसिक यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है, वो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे कि अबाउट योर परफॉर्मेंस ना, अगर हम लोग यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो है परफॉर्मेंसेस कंपेयर करने जाऊंगा ऑफ लेट्स से द यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स ओवर द लास्ट 10 इयर्स, पिछले 10 साल का अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखेंगे, राइट? पिछले 10 साल का अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे जो है पता चलता है दैट ओवरऑल, राइट, ओवरऑल अगर आप ग्रोथ जो देख रहे हो, दोनों ही मार्केट्स में ऑलमोस्ट इक्वल ग्रोथ हुआ है। दोनों ही मार्केट्स में अगर आप रिटर्न्स देखते हो, पिछले 10 सालों में जो है रिटर्न्स दिया हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड 12%, ऑलमोस्ट अराउंड 12% का आपको रिटर्न जो है दोनों ही मार्केट्स में आप मिला हुआ है। यूएस मार्केट्स की बात की जाए तो आपको रिटर्न मिला हुआ है ऑफ अराउंड 12.86, वेराइज इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो आपको रिटर्न कुछ मिला हुआ है ऑफ अराउंड 12.11। सो ये अगर आप देखते हो ये कुछ रिटर्न्स आपको यहाँ पे जो मिले हुए, सो परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पे सेम रहा हुआ है। एक फर्क यहाँ पे जो है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, राइट? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे फर्क है ना, वो क्या फर्क है वो मैं आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप सभी लोगों को पता है कि यूएस मार्केट जो है वो अगर मैं बात करना चाहूँ सिर्फ डाउ जोन्स, अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ या कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज की बात करता हूँ यूएस मार्केट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि वहां पे काफी अलग अलग कंपनीज भी यहाँ पे जो लिस्ट की जाती है। सो जरूरी नहीं कि वो कंपनी यूएस में ही स्टार्ट की गई, राइट? अगर आप देखते हो दूसरी भी कंपनीज यहाँ पे काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो लिस्ट की जाती है यूएस मार्केट्स में, तो वहां पे जो डाइवर्सिफिकेशन जो आपको मिलता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स का अगर हम लोग कंपेरिजन करने जाए तो जो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है यूएस मार्केट्स में यहाँ पे जो ज्यादा मिलता है। तो इसका एक बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट अगर आप देखने चाहते हो तो एक जो बड़ा बेनिफिट यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा इन द रीसेंट टाइम्स एज वेल, अगर मैं कोरोना वायरस का अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जो लेना चाहूँ, सो कोरोना वायरस के पीरियड में जब भी पूरे मार्केट्स यहाँ पे जो डिक्लाइन हो रहे थे, मार्केट्स जब भी डाउन जा रहे थे,
राइट। तो यूएस मार्केट जो है वो वापस जब भी गेन करना स्टार्ट हुआ, राइट, यूएस मार्केट जब यहाँ पे उन्होंने गेन करना स्टार्ट हुआ, बिकॉज दोनों ही मार्केट्स अगर आप देखते हो तो दोनों ही मार्केट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-30% डिक्लाइन चले गए थे, 20-30% दोनों ही मार्केट्स यहाँ पे जो है डाउन गए थे। बट यहाँ पे जब भी हम लोग अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट S&P 500 जो एक बड़ा इंडेक्स माना जाता है ऑफ यूएस मार्केट्स, तो S&P 500 अगर आप देखते हो 8 जून तक, 8 जून में ही अगर आप यहाँ पे जो है देखते हो तो उन्होंने रिकवर कर लिया था। उनके जो एक्सचेंजेस ने जितना भी यहाँ पे लूज किया था वो उन्होंने यहाँ पे जो है रिकवर कर लिया था बाय 8 जून इटसेल्फ। जबकि अगर मैं बात करना चाहूँ सेंसेक्स के बारे में, तो आप देखते हो सेंसेक्स ने तब यहाँ पे जो है तब तक यहाँ पे जो है सिर्फ 17% अगर आप यहाँ पे जो देखते हो, राइट, ओवरऑल यहाँ पे 17% तभी भी वो डाउन था। जब तक यहाँ पे यूएस मार्केट्स ने पूरा रिकवर कर लिया था उनका पॉइंट्स, तब तक सेंसेक्स तभी भी यहाँ पे 17% डाउन था। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा अवेलेबल है अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट यूएस मार्केट्स। सो वो एक यहाँ पे जो फर्क है अगर आप देखते हो यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात करता हूँ कि कौन सा मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, सो एनी पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कोई भी आपका जजमेंट आपको पता है कि कौन सा मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगा, यूएस मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होंगे या इंडियन मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होंगे? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई भी आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगा, यूएस या इंडियन मार्केट्स? एनीवन हैज एनी आइडिया? किसी को कोई भी आइडिया है इसके बारे में? ओके, सो आई कैन सी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिले हुए। कुछ लोगों ने कहा हुआ इंडियन मार्केट्स, कुछ लोगों ने कहा हुआ यूएस मार्केट्स, बट द राइट आंसर, मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर इज बेसिकली योर इंडियन मार्केट्स। अगर मैं वोलेटिलिटी कंपेयर करना चाहूं तो अगर आप देखते हो तो इंडियन मार्केट्स जो आपके ज्यादा वोलेटाइल है, वोलेटाइल यानी क्या कि ज्यादा मूवमेंट्स आपको अगर मिलती है तो वो इंडियन मार्केट्स में आपको मिलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूएस, राइट। बिकॉज अगर आप यहाँ पे जो है अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट द मूवमेंट्स, अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करता हूँ, इफ वी कंपेयर, मान लीजिए सेंसेक्स को अगर मैं कंपेयर करना हूँ विद डाउ जोन्स, सेंसेक्स और डाउ जोन्स को अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने जाएंगे, सेंसेक्स एंड डाउ जोन्स को अगर हम लोग यहाँ पे जो कंपेयर करने जाते हैं तो 10 साल का अगर वोलेटिलिटी भी देखा जाए तो 10 साल का वोलेटिलिटी जो सेंसेक्स आपको प्रोवाइड करता है वो है ऑफ 14.9%। 14.9% यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी है सेंसेक्स का पिछले 10 सालों में। वेराज डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो वो जो वोलेटाइल है पिछले अगर 10 साल की बात की जाए तो उसका वोलेटिलिटी है 11.98। यानी कि अगर मैं कहूँ सेंसेक्स का ऑलमोस्ट 15% है, वेराज अगर मैं बात करता हूँ डाउ जोन्स का, दैट इज यूएस मार्केट से, तो वो ऑलमोस्ट 12% है। तो वोलेटिलिटी यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट इन यूएस मार्केट्स, राइट। यूएस के मार्केट्स के अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने जाए तो वोलेटिलिटी यहाँ पे जो है ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा, या बिकॉज अगर आप देखते हो ओवरऑल, ओके, सो एक क्वेश्चन भी आया है जो मैं अभी आंसर करने ही वाला था। द क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाई इंडियन मार्केट्स आर बीइंग मोर वोलेटाइल। बिकॉज अगर इंडियन मार्केट्स अगर आप देखते हो कि ये ग्रो हो रहा है, अभी भी इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वेराज यूएस मार्केट्स अगर आप देखते हो इट इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, राइट, वो अभी भी काफी एस्टेब्लिश हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखते हो काफी लोग यूएस में भी काफी लोगों को स्टॉक मार्केट्स के बारे में पता है। अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो हार्डली 3% 2% लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स है। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे क्यों इतनी वोलेटिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी ये मार्केट जो है वो डेवलपिंग है, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग मार्केट। वेराज यूएस जो है अगर आप देखते हो इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मार्केट, जहां पे काफी लोगों को नॉलेज है, काफी लोगों की डीमैट अकाउंट्स है एंड लोग वहां पे ट्रेडिंग भी करते हैं। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली ट्रेड। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन, एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण अगर आप देखते हो मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में वोलेटिलिटी जो है आपको ज्यादा मिलती है, राइट। सो आई होप वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एंड अगर उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट विच आर द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स, सो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स यहाँ पे जो है कौन से है, इफ आई टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स, सो इंडियन मार्केट्स में जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स है वो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो आपका एक टॉप सेक्टर माना जाता है इन इंडियन मार्केट्स। वेराज अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करता हूँ तो यूएस मार्केट जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वहां पे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है तो वो है इन्फोटेक। सो इन्फोटेक सेक्टर जो है वो उनका मेजर कंट्रीब्यूटर है इन यूएस मार्केट्स, राइट। अगर मैं डाउ जोन्स की अगर मैं बात करना चाहूँ, सो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो जो मेजर सेक्टर्स है दैट इज योर फाइनेंशियल्स, देन सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस है, यू हैव एफएमसीजी, तो ये कुछ ग्रोइंग सेक्टर्स माने जाते हैं। वेराज अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ सो वहां पे इंडस्ट्रियल्स है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल्स है, ये सारे जो है कुछ मेजर यू कैन से
परफॉर्मिंग सेक्टर्स है माने जाएंगे अबाउट डाउ जोन्स। सो ये हमने कुछ बेसिक डिफरेंस लिया हुआ है अगर मैं बात करना चाहूँ अबाउट इंडियन एंड यूएस मार्केट्स। उसके बाद अगर यहाँ पे जो है एक और चीज यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, सो इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो है सीखने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑफ एन आईपीओ, जो मैंने आपको इनिशियली कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। सो हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में भी जानेंगे कि आईपीओ यहाँ पे जो है क्यों जरूरी है और उसके पीछे के रीजन क्या होता है, कैसे आईपीओ यहाँ पे जो लॉन्च किया जाता है। सो अगर मैं आपको एक एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आईपीओ यहाँ पे क्या होता है। सो आईपीओ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एक प्रोसेस है, राइट, जो एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी यानी कि जो बीएससी और एनएससी पे लिस्ट नहीं की गई, जिसपे कोई भी ट्रेडिंग फिलहाल नहीं चल रही, राइट, अगर लिस्ट ही नहीं की है तो आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे इंसान उस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। वो अगर पहली बार लिस्ट होने के लिए आ रहा है, अगर वो कंपनी पहली बार यहाँ पे लिस्ट होने के लिए आ रहा है, पहली बार अगर वो यहाँ पे लिस्ट होने के लिए आ रहा है मार्केट्स में, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ एन आईपीओ प्रोसेस। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे एक आईपीओ प्रोसेस कहते हैं। सो व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज बेसिकली, अगर आप देखते हो आपके स्टॉक्स आ चुके हैं, आपके कैन कॉल योर स्टॉक्स, उस स्टॉक्स को आप सिक्योरिटीज कह सकते हो। या अगर मैं कहूँ आपके जो भी फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये सारी चीजें जो आती है, जो कंपनी पहली बार इश्यू करती है नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को, तो उसको हम यहाँ पे जो है सिक्योरिटीज कहते हैं। तो यही एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, यही एक पूरा प्रोसेस है अगर मैं बात करूँ ऑफ आईपीओ। नाउ आईपीओ यहाँ पे क्यों लॉन्च किया जाता है, एक कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। नाउ अगर मान लीजिए मैं आपको एक एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक अपना खुद का एक घर खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप अपना एक घर खरीदना चाहते हो, कुछ पैसे आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ पैसे आपको यहाँ पे बोरो करने। नाउ मुझे बताइए, अगर आप बोरो करना चाहते हो तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? अगर आपको आपके पैसे यहाँ पे जो है बोरो करने हैं, राइट, एक नया घर खरीदने के लिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो है कहाँ जाओगे? कैन एनीबडी टेल मी? कोई मुझे यहाँ पे जो बता सकता है? परफेक्ट, आई कैन सी बैंक्स, जो काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। यस, परफेक्ट, द बैंक इज बेसिकली द राइट आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली आप जब सबसे सबसे पहले कहाँ जाओगे? आप अपने बैंक्स के पास जाओगे होम लोन्स लेने के लिए, सो दैट आप यहाँ पे अपने खुद के लिए यहाँ पे घर खरीदो। सो मेन मोटिव क्या है कि आप अपना एक एसेट यहाँ पे तैयार कर रहे हो, राइट। एंड आईपीओ, आईपीओ बेसिकली क्या है? सो नाउ इट इज सिमिलर प्रोसेस, एक सिमिलर चीज है, बट यहाँ पे कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है? कंपनी का मेन मोटिव होता है ऑफ एक्सपांशन। कंपनी यहाँ पे चाहती है कि वो और भी एक्सपांड हो, राइट, या कोई डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, शायद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो कंपनी, राइट, या कोई दूसरे सेक्टर में वो इनिशिएट करने वाली हो। तो वो जो पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, राइट, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर उनको अपना कंपनी एक्सपांड करना है, तब जाके कंपनी यहाँ पे एक आईपीओ लॉन्च करती है ना। आईपीओ कभी लॉन्च करेगी? जैसे कि मान लीजिए एक पूरी कंपनी है जिसमें जो भी उनके ओनर्स है, जो कंपनी के ओनर्स है, उनका 100% स्टेक होता है, राइट। बट यहाँ पे जब ये आईपीओ वो लॉन्च करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने पास जो उनके पास जो थोड़ा सा स्टेक रहा है, उसमें से थोड़ा सा स्टेक वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मल लोगों में, यानी कि हम जैसे लोगों में। अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि आईपीओ यानी कि पहली बार वो लिस्ट करने को आता है खुद को, अपने आप को, इन दिस एक्सचेंज। सो अपना जो थोड़ा बहुत ओनरशिप होता है, या जो भी उन्होंने पास जो स्टॉक्स है, वो यहाँ पे वो सेल करने के लिए आते हैं इन द मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट में वो सेल करने के लिए आते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो नॉर्मल पीपल है, या अगर मैं कहूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, नॉर्मल पीपल है, वो लोग क्या करते हैं? वो स्टॉक्स खरीदने जाते हैं। स्टॉक्स जैसे ही वो खरीदते हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मनी जनरेट करने की, एक एक यू कैन से कि एक कैपिटल जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। एंड फिर वही कैपिटल अगर आप देखते हो, वो कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज किया जाता है, या कंपनी को और भी बड़ा करने के लिए यहाँ पे वो कैपिटल यहाँ पे यूज किया जाता है। सो आईपीओ लॉन्च करने का मेन मोटिव एक पर्टिकुलर कंपनी का यही होता है कि उसको और भी कंपनी को एक्सपांड किया जाए, उसके प्रॉफिट्स और भी यहाँ पे यू कैन से और भी उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, और भी अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पे जो है फोकस किया जाए। सो दैट इज द रीजन एन आईपीओ यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया जाता है। ना अगर मैं आईपीओ के बारे में बताना चाहूँ, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स आपको पता होने जरूरी है आईपीओ के बारे में। तो जैसे कि अगर कुछ कुछ बेसिक टर्म्स की अगर मैं बात करना चाहूँ, सो यहाँ पे अगर आईपीओ के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे यू हैव एन इश्यूअर, देन आपके पास एक प्राइस बैंड होता है, आपका एक अंडरराइटर, बुक बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, एंड ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये जो अगर आप देखते हो, तो ये अलग अलग टर्म्स है जो जब भी आप एक आईपीओ का एक न्यूज देखते हो, कभी भी अगर आप आईपीओ का एक न्यूज देखोगे, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस के बारे में आपको एक
जो है नॉलेज रहती है। नाउ डू नॉट वरी, हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे टर्म्स भी समझेंगे, ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लेते हैं। नाउ अगर मैं आईपीओ की बात के बारे में अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पे जो जानते हो, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन आईपीओ वेयर, सो अगर मैं यहाँ पे जो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन आईपीओ, सो जब भी एक आईपीओ लॉन्च किया जाता है, तो एक इश्यूअर होता है। इश्यूअर यानी क्या, वो कंपनी जो अपने आईपीओ को मार्केट में लेके आ रही है। सो इश्यूअर इज बेसिकली द पर्सन जो आईपीओ यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है, राइट। सो इट इज बेसिकली इश्यूअर, जो एक कंपनी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए आती है, तो वो यहाँ पे इश्यूअर यहाँ पे कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक और चीज है, जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, दैट इज अंडर राइटर। नाउ अंडर राइटर का यहाँ पे जो मतलब क्या होता है, सी अंडर राइटर अगर आप देखते हो, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत ही मेजर रोल अगर मैं कहूँ, जब भी एक आईपीओ का लिस्टिंग होता है, राइट। नाउ अंडर राइटर बेसिकली क्या है, सी अंडर राइटर जो है वो एक ऐसा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस देखेगा, एंड उसके बेसिस पे ये जो प्राइस बैंड आता है, राइट, हर एक पर्टिकुलर अगर आपने देखा होगा, हर एक आईपीओ का एक प्राइस बैंड आता है। सो उस प्राइस बैंड में ही आप यहाँ पे जो है कैन से उसमें आप यहाँ पे जो उसको सब्सक्राइब जो है कर सकते हो। सो एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड आता है हर एक पर्टिकुलर आईपीओ में, कि उसी पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो है बात करना चाहूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अगर लेटेस्ट आईपीओ यहाँ पे जो है, सो लेटेस्ट आईपीओ कौन सा है, अगर आप सभी लोग जानते हो, दैट इज योर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आज ही यहाँ पे अगर आप जो है स्टार्ट किया गया है, जो अभी रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया है, दैट इज योर आईआरएफसी। सो वो अगर आप देखते हो, एक रिसेंट अगर आप जो है देखते हो, दैट इज एन आईपीओ के बारे में यहाँ पे जो बात की गई है। सो ये जो है, सो दैट इज बेसिकली दैट इज बेसिकली योर प्रोसेस। तो अगर आप आईआरएफसी की अगर यहाँ पे जो बात करते हैं, सो अगर आपने देखा होगा प्राइस बैंड क्या दिया गया है, एनीवन हु नोज अबाउट द आईआरएफसी प्राइस बैंड? ओके, सो किसको पता है? ओके, सो परफेक्ट, यस, सो दैट इज, आई कैन सी काफी लोगों ने आंसर्स दिए हुए, दैट इज 25 to 26, 25 26 इज बेसिकली द प्राइस बैंड जो दिया गया है फॉर आईआरएफसी आईपीओ। सो ये प्राइस बैंड कौन डिसाइड करता है? ये प्राइस बैंड डिसाइड करने का काम होता है, वो होता है एक अंडरराइटर का। एक अंडरराइटर बेसिकली जो है प्राइस बैंड डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी, राइट। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो प्राइस बैंड यहाँ पे डिसाइड होता है। सो अगर आप कोई भी आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप उसी प्राइस रेंज में सब्सक्राइब कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे अगर आईआईएफसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 20 रुपीज पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 25 26 आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है, राइट। वो ही उसमें ही उसी रेंज में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो ये प्राइस बैंड क्या होता है, तो आप सभी लोग, आई एम रियली हैप्पी, काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। प्राइस बैंड जो है डिसाइड किया जाता है बाय एन अंडरराइटर। उसके अलावा एक और जो है मेजर काम होता है एक अंडरराइटर का, एंड वो क्या है, अगर आप देखते हो कि एक कंपनी के लिए कभी भी एक अगर कंपनी एक आईपीओ लॉन्च कर रही है, वो ये भी पूरी कोशिश करती है कि बहुत ही अच्छे के अंडरराइटर को वो यहाँ पे चूज करे, जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड अंडरराइटर हो। नाउ अंडरराइटर कौन कौन बन सकता है? सबसे पहले तो अंडरराइटर हम जैसे कोई भी यहाँ पे बन नहीं सकता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो अंडरराइटर बनने के लिए यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं या जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं, ये सारे जो है वो एक अंडरराइटर बन सकते हैं, राइट। एंड क्यों अंडरराइटर अच्छा चूज करना जरूरी है एक कंपनी के लिए? बिकॉज कभी अगर आपने देखा होगा, एक रूल होता है, ओके, देयर इज अ रूल ओवर हियर, कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, ठीक है, अगर वो एक सर्टेन परसेंटेज सब्सक्रिप्शन उसका नहीं हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक रूल है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका आईपीओ लॉन्च किया गया है, एंड अगर वो मान लीजिए सब्सक्राइब सिर्फ 85% सब्सक्राइब हुआ है, राइट, 85% सब्सक्राइब हुआ है, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर लिस्टिंग के लिए चाहिए वो है 90%। सो 90% अगर मिनिमम सब्सक्राइब हो ये आईपीओ, तो तब जाके यहाँ पे जो है ये आईपीओ को परमिशन मिलेगी लिस्ट होने की। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे वो पूरा सब्सक्राइब ना हो, सिर्फ 85% सब्सक्राइब हो या उससे कम हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये अंडरराइटर क्या करेंगे, ये अंडरराइटर जो है बेसिकली जो बाकी का सब्सक्रिप्शन रहता है, अमाउंट जो रहता है, वो उनको यहाँ पे वो खुद ही परचेस कर लेते हैं, वो खुद ही यहाँ पे परचेस कर लेते हैं, सो दैट जो कंपनी है उसका आईपीओ जो है वो लॉन्च हो पाए मार्केट में। तो ये भी एक, अगर आप देखते हो, ये भी एक एक मेजर काम होता है एक अगर अंडरराइटर की अगर बात की जाए। इसलिए एक अच्छा अंडरराइटर चूज करना भी बहुत जरूरी होता है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, राइट। सो इसलिए अंडरराइटर का एक मेजर कंसर्न यहाँ पे, इसलिए अंडरराइटर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब भी एक आईपीओ की बात की जाए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो है होता है, राइट, कैन से अलग अलग यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो है किए जाता है, एंड कभी कभार एक कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, कभी कभार एक कंपनी अंडर सब्सक्राइब रह जाती है। नाउ अगर मैं कुछ फेमस आईपीओ के बारे में बात करूं, आप सभी लोग जानते हो डीमार्ट,
आई एम टॉकिंग अबाउट अगर मैं IRCTC की बात करता हूँ, आप सभी लोगों ने देखा होगा ये कुछ ऐसे IPOs है जो काफी फेमस रहे हैं, जिनका यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो काफी यहाँ पे ज्यादा हुआ है, राइट वो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे हुआ है, राइट। देन यस डेफिनेटली बर्गर किंग, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बर्गर किंग जो रिसेंट IPO आया था, वो भी अगर आप देखते हो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 113% यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था उसका। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन से सक्सेसफुल IPOs जो यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किए गए। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये थोड़ा बहुत बेस्ड होता है कि कंपनी का गुडविल कितना है, कंपनी में बिलीव कितना है लोगों को, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, कंपनी का गुडविल कितना है, परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं कंपनी के, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो होता है IPOs का, राइट। सो अगर एक कंपनी ओवर सब्सक्राइब है तो दैट इज अ गुड साइन, अगर आप देखते हो एक अच्छी साइन है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो एक अच्छी साइन मानी जाती है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो वो हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यहाँ पे जो एक और प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं दैट इज योर बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नाउ ये बुक बिल्डिंग बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, अगर आप देखने जाओगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो अगेन यहाँ पे जो है कैरी आउट किया जाता है बाय द अंडरराइटर, राइट। अंडरराइटर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे जो है कैरी करते हैं। एंड ये जो पूरा प्रोसेस की अगर बात की जाए, राइट, बुक बिल्डिंग अगर मैं प्रोसेस की बात करना चाहूँ, तो ये जो प्रोसेस है टू डिटरमाइन कि कौन से प्राइस पे ये स्टॉक का लिस्टिंग होने वाला है, राइट। ये स्टॉक का लिस्टिंग जो है कौन से प्राइस पे होगा, वो यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बुक बिल्डिंग कहते हैं। ना बुक बिल्डिंग यहाँ पे जो कैसे की जाती है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे कि कितने कितने प्राइस पे बिडिंग हुआ है, कितने प्राइस पे बायर ज्यादा है, राइट, कितना कंपनी का गुडविल है, फिर कंपनी मतलब मार्केट सिनेरियो कैसा है, ये भी चीजें काफी मैटर करती है जब भी एक कंपनी का एक लिस्टिंग होता है, राइट। जब भी एक लिस्टिंग होता है तो ये सारी चीजें जो है काफी मैटर करती है, राइट। ऑल दीज थिंग्स मैटर लॉट, बिकॉज अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर एक बहुत ही फेमस एक IPO है, अगर मैं बात करता हूँ दैट इज ऑफ SBI कार्ड। नाउ SBI कार्ड के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो जब लिस्टिंग हुआ था इन मंथ ऑफ अराउंड मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च के आसपास उसका लिस्टिंग हुआ था। बट अगर आप तब का सिनेरियो देखते हो तो उसका सिनेरियो क्या था, तभी तभी मार्केट्स कंटिन्यूअसली गिर रहे थे, राइट। मार्केट्स में कंटिन्यूअसली फॉलोइंग बिकॉज कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे इंडिया में। एंड अगर आपने देखा होगा कि मार्केट्स जो है वो कंटिन्यूअसली गिरना चालू हो, राइट, कंटिन्यूअसली मार्केट्स जो है यहाँ पे वो गिरना चालू हो गए। सो यहाँ पे व्हाट हैपेंड वाज कि इवन इफ SBI आप सभी लोग जानते हो एक कंपनी, एज अ कंपनी एक फेमस कंपनी मानी जाती है जिसका गुडविल भी काफी अच्छा है, राइट। सो ओवरऑल यहाँ पे दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे कंपनी के गुडविल के बारे में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था। द प्रॉब्लम वाज बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम था कि मार्केट सिनेरियो, उस वक्त जो मार्केट सिनेरियो था वो यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण अगर आपने देखा होगा कि जब लिस्टिंग हुआ SBI कार्ड का तो इट वाज 13% बिलो, राइट, ऑलमोस्ट 13% बिलो यहाँ पे जो लिस्टिंग हुआ था SBI कार्ड का। सो दैट वाज नॉट बिकॉज कि कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी अच्छी थी, बट द मार्केट सिनेरियोज वर नॉट इन देयर फेवर, मार्केट सिनेरियो जो थे वो उनके फेवर में यहाँ पे जो नहीं थे, राइट। सो वो यहाँ पे जो अगर आप देखते हो, राइट, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, राइट, ये सारी चीजें अगर आप जो है देखते हो, सो वो सारी चीजें जो है मैटर करती है व्हेन एवर इट कम्स टू व्हेन एवर कम टू दीज फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो है बुक बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो कवर, वो पूरा एक प्रोसेस जो है वो किया जाता है, दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज बीन कंडक्टेड बाय द अंडरराइटर। जो अंडरराइटर होते हैं वो पूरा ये प्रोसेस जो है वो जो है कवर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एक और ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं दैट इज योर ग्रीन शू ऑप्शन। नाउ ये ग्रीन शू ऑप्शन बेसिकली क्या है, सो ग्रीन शू ऑप्शन एक बेसिकली एक ऐसा एक तरीका है या एक ऐसा ऑप्शन है जो एक इश्यूअर को मिलता है, राइट। अगर उनका मान लीजिए कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, राइट, कंपनी का अगर प्राइस अगर यहाँ पे जो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो उनके पास ये जो इश्यूर होते हैं उनके पास एक मौका मिलता है कि वो अपना अलॉटमेंट साइज जो है वो इंक्रीज कर सके, राइट। वो अपना अलॉटमेंट साइज यहाँ पे जो इंक्रीज कर सके, जैसे कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपना अलॉटमेंट साइज दिया था, अगर अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल लेना चाहूँ, राइट। तो मान लीजिए अगर कोई भी एक कंपनी है जिसने अपना अलॉटमेंट साइज जो है वो दिया था, मान लीजिए ऑफ अराउंड, लेट्स से अलॉटमेंट साइज जो उन्होंने यहाँ पे दिया था दैट वाज अराउंड लेट्स से 2 लाख का अलॉटमेंट यहाँ पे जो है साइज यहाँ पे दिया था, ठीक है। सो अलॉटमेंट यहाँ पे जो कितना दिया था उन्होंने, लेट्स अलॉटमेंट जो दिया था उन्होंने 2 लाख अलॉटमेंट, यानी कि 2 लाख शेयर्स जो है अलॉटमेंट उन्होंने ऑफर किया था नॉर्मल लोगों को। नाउ जब भी उन्होंने देखा आगे जाके व्हाट हैपेंड वाज कि ये कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन हुआ,
या जितने लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सब्सक्राइब किया, मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऑलमोस्ट जो सब्सक्रिप्शन हुआ वो हुआ मान लीजिए ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख, ठीक है, तो 3 लाख जो है सब्सक्रिप्शन हो गया। सो 3 लाख यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में अगर आप देखने जाते हो तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एक कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तो यहाँ पे इश्यूअर जो होता है उनके पास एक राइट होता है या एक परमिशन होता है कि वो अपना अलॉटमेंट साइज जो है वो इंक्रीज कर पाए। यानी कि पहले अगर वो 2 लाख शेयर्स नॉर्मल लोगों को दे रहे थे, अभी उनको क्या करना होगा, वो अपना अलॉटमेंट बढ़ा के मान लीजिए 2,25,000 कर सकते हैं, राइट। बट ये अपने आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते, यहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी विद द सेबी, राइट। सेबी की तरफ से उनको यहाँ पे जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही यहाँ पे जो अगर आप देखते हो, राइट, कि यहाँ पे जो है नो उसके बाद ही अगर आप यहाँ पे जो देखते हो कि नो इट इज बेसिकली समथिंग दैट इज इन कॉल एज एट, कि उसके बाद ही आपको एक आइडिया मिलता है कि आप अपना अलॉटमेंट साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो या नहीं। सो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम सेबी, आपको यहाँ पे सेबी से परमिशन लेना जरूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है कैन से कि आपका अलॉटमेंट साइज आप इंक्रीज कर सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है जहां पे आप अपना अलॉटमेंट साइज इंक्रीज कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन, राइट। उसको हम लोग यहाँ पे जो है ग्रीन शू ऑप्शन यहाँ पे जो कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ ग्रीन शू ऑप्शन। एंड ग्रीन शू नाम क्यों दिया गया था? सो ग्रीन शू नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज जो सबसे पहली कंपनी थी, जो सबसे पहली कंपनी थी जिनको अपना अलॉटमेंट इंक्रीज करने का मौका मिला था, वो था ग्रीन शू। दैट वाज द कंपनी का नाम था ग्रीन शू, जो फिलहाल जो है पार्ट है ऑफ वॉल्वरिन वर्ल्ड वाइड, जो फिलहाल उसका पार्ट है। बट उनको यहाँ पे जो है सबसे पहला अगर आप देखते हो एक चांस मिला था कि वो अपना अलॉटमेंट इंक्रीज कर पाए, इसलिए तब से लेके अभी तक अगर आप देखते हो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ग्रीन शू ऑप्शन यहाँ पे कहा गया, जहां पे वो अपना अलॉटमेंट साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज योर ग्रीन शू ऑप्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो है ड्राफ्ट ट्रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। नाउ ये बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो अगर आप देखते हो ये बहुत ही मेजर, या अगर मैं कहूँ कि बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट है जहां पे आईपीओ के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, राइट। आईपीओ के बारे में यहाँ पे जो सारी जानकारी दी जाती है इन दिस पर्टिकुलर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं यहाँ पे जो बात करना चाहूंगा, दैट इज बेसिकली टॉक्ड अबाउट योर आईपीओ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कि ऑफर डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो ये जो है वो एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर किया जाता है। अगेन अगर आप देखोगे जो अंडर राइटर्स होते हैं या जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, वो लोग ज्यादातर ये आपको डॉक्यूमेंट जो है एक कंपनी को आईपीओ का ये डॉक्यूमेंट फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? तो ये डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले तो कंपनी को मेंशन करना पड़ता है कि वो ये आईपीओ क्यों लॉन्च कर रहे हैं, या उनको ये फंड्स जो है क्यों चाहिए। सो बेसिकली उनको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि व्हाट इज द रीजन कि वो ये फंड्स जो है रेस करना चाहते हैं, या मनी जो है वो रेस करना चाहते हैं। उसके बाद उनको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि ये जो फंड्स जो वो रेस करेंगे, वो कहाँ पे वो इस्तेमाल करने वाला है, राइट। कहाँ पे उस फंड्स का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये भी चीजें अगर आप देखते हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती है। उसके अलावा एक और चीज मेंशन की जाती है कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, विच आर द वेरियस रिस्क जो यहाँ पे इन्वॉल्व है ओवर, तो वो आपको बेसिकली बताया जाता है, राइट। वो अगर आप यहाँ पे जो देखते हो, सो वो आपको रिस्क क्या क्या रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है वो आपको बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रेटिंग प्रोस्पेक्टस। सो यहाँ पे आपको जो कंपनी है उसको लिस्ट करना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है अगर एक इंसान इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, इस पर्टिकुलर आईपीओ को सब्सक्राइब करता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और चीजें बताई जाती है, जैसे कि बाकी सारी चीजें इंक्लूड की जाती है यहाँ पे, प्राइस बैंड, कितना अलॉटमेंट साइज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन एक आईपीओ के बारे में जाती है थ्रू ड्राफ्ट रेयर हियरिंग प्रोस्पेक्टस। एंड एक बार ये जो है अगर ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले कंपनीज को सेंड करना पड़ता है सेबी को, एंड अगर सेबी अप्रूव करे उसके बाद ही आईपीओ का यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये अगर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा यू कैन से, राइट, अगर आप यहाँ पे जो देखते हो कि एक बहुत ही बड़ा यू कैन से माना जाए, एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है अगर आप यहाँ पे आईपीओ जो है लॉन्च करने के लिए आते हो तो। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर टर्म्स, ये कुछ यहाँ पे जो कुछ मेजर टर्म्स है, राइट, जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे जो देखते हो ये जो यूज किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड द आईपीओ प्रोसेस, पूरा आईपीओ प्रोसेस करने के लिए ये सारे टर्म्स यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं, राइट। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर ओवर नाउ। मुझे यहाँ पे बीच में कुछ डाउट्स भी आए थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ओके सो आई कैन सी कुछ डाउट्स यहाँ पे आए थे।
ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डाउट के बारे में बात करना चाहूँ, so one of the doubts is the difference between a gray market premium and book building. See, जो gray market premium जो कहा जाता है, right, एक gray market premium जो अगर आप कहते हो, that is basically एक investor का एक अंदाजा होता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, राइट? सो दैट इज नॉट अ फिक्स प्राइस, ये फिक्स प्राइस नहीं होता है। whereas बुक बिल्डिंग क्या है, वो एक्चुअल प्राइस क्या उसका लिस्टिंग होगा, कौन से प्राइस पे एक्चुअली वो लिस्ट होगा, वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बुक बिल्डिंग। सो वो एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड अ बुक बिल्डिंग, राइट? एंड उसके अलावा अगर यहाँ पे जो बात किया जाए तो कैसे यहाँ पे अंडरराइटर चूज किए जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की, यानी कि जो इश्यूअर होता है, वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि अंडरराइटर कौन सा चूज करना है। सो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक प्रोसेस, उसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। बट जो भी कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं, वो एक पर्टिकुलरली चूज करते हैं कि कौन से अंडरराइटर के साथ उनको अपना आईपीओ लॉन्च करना है। So that is the basic, I can say, the thing which is been included over here, right? So I hope that is basically thing clear over here. उसके अलावा यहाँ पे जो है सो अगर यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँ, ओके, सो अदर थिंग्स ओवर दैट इज, अगर यहाँ पे जो बात करेंगे अबाउट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन प्रोसेस, जैसे कि अगर यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। एक डाउट आया था कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अल्टीमेटली इट विल बी डिपेंडिंग कि आप यहाँ पे जो है, राइट, आप यहाँ पे जो है कितना जानते हो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, या कितनी कंपनी की गुडविल है। अगर आपको पता है कंपनी यहाँ पे जो है एक अच्छा, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे अबाउट वेरियस थिंग्स ओवर, सो यहाँ पे जो है जो भी बात की जाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज अगर आपको कंपनी के बारे में पता हो, अगर आपकी गुडविल कंपनी की अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तब आप जाके आईपीओ में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट? वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिपेंड करता है। ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इश्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज अगर मैं यहाँ पे जो बात करता हूँ, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे ऑफर फॉर सेल इज बेसिकली यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो वो फ्रेश यू कैन से स्टॉक्स इश्यू नहीं की जाते। ऑफर फॉर सेल में अगर आप यहाँ पे जो देखते हो कि वो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, राइट, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, बट वो कुछ और नए शेयर्स जो है ऑफर कर रही है नॉर्मल पब्लिक को, तो उसको हम लोग ऑफर फॉर सेल कहते हैं। एंड फ्रेश इश्यूज बेसिकली कि कंपनी अभी तक लिस्ट ही नहीं हुई, राइट, वो कंपनी का लिस्टिंग हुआ ही नहीं है, इट इज बेसिकली फर्स्ट टाइम वो कंपनी लिस्ट होने जा रही है, एंड पहली बार इश्यू किया जा रहा है शेयर्स, तो इसलिए उसको फ्रेश इश्यू कहते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, मैम ओवर। सो एक डाउट यहाँ पे आया था, इफ एंटायर इशू इज ऑफर फॉर सेल देन इज इट एडवाइजेबल फॉर ऑप्टिंग फॉर आईपीओ। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो यहाँ पे यू कैन नॉट से दैट इट इज एडवाइजेबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल। काफी सारी चीजें यहाँ पे जो है हैम्पर करती है, जैसे कि कंपनी का प्रोफाइल, जैसे मैंने कहा कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का गुडविल क्या है, परफॉर्मेंसेस क्या रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट, काफी सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे जो वो चीजें डिपेंड करती है। उसके बाद ही यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू शुड बी अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ और नॉट। एंड आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, हाउ डू हैव टू अप्लाई एन आईपीओ, तो आपको ऑलरेडी एक एडवाइजर दिया जाता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आपको आईपीओ में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर ओवर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से द फुल प्रोसेस। ये हमने यहाँ पे जो आज का अगर आप देखते हो पूरा सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बातें की है, काफी सारी चीजें जो है जानी है, एंड ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द आईपीओ प्रोसेस एज वेल, राइट? सो एनी पर्टिकुलर डाउट्स टिल नाउ, एनी डाउट्स टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जैसे कि मैंने कोशिश की है सारे डाउट्स सॉल्व करने की, आई हैव ट्राइड टू सॉल्व ऑल योर मेजर डाउट्स। किसी का डाउट अगर मिस हो चुका है तो आप मुझे जरूर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो एनी पर्टिकुलर डाउट्स टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एंड बाय द टाइम अपने डाउट्स आप यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो, सो व्हाट आई जस्ट डू इज, जब तक आप अपने डाउट्स यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, आई एम जस्ट शेयरिंग अ फीडबैक फॉर्म विद ऑल ऑफ यू। सो एक फीडबैक फॉर्म मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वो फीडबैक फॉर्म जो है जरूर फिलअप कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन डेफिनेटली यू कैन से हम लोग यहाँ पे जो आपके फीडबैक्स एंड सजेशंस पे जरूर काम करेंगे, एंड पूरी कोशिश करेंगे हमारी सर्विसेज और भी अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, राइट? सो हमारी सर्विस और भी यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव रहे। बट यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन हैज एनी डाउट्स नाउ, प्लीज जो है जरूर चैट बॉक्स में बताइए। बाय द टाइम मैं आप सभी लोगों के साथ जो है फीडबैक फॉर्म जो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ।
ओके, सो आई हैव शेयर्ड द फीडबैक फॉर्म विद ऑल ऑफ यू। मैंने आपको फीडबैक फॉर्म यहाँ पे जो है पास ऑन किया हुआ है। सो आप सभी लोग जो है वो फीडबैक फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट एवरीवन टू फिल इट अप, राइट। बेसिक आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स फिलअप करनी होगी यहाँ पे। दैट इज योर क्लाइंट कोड। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे जो एक बार सिर्फ एक व्यू बताना चाहूँ कैसा आपका फीडबैक फॉर्म लगता है। सो वी लेट्स जस्ट टेकिंग 1 मिनट, राइट, ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, 1 ही मिनट लगेगा। आपको सिर्फ अपना क्लाइंट कोड एंटर करना है, आपको अलग अलग रेटिंग्स देने इस पर्टिकुलर सेशन को, एंड एट द एंड आपको फीडबैक्स एंड सजेशंस देने कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो इसमें मेंशन कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेंशन इट ओवर, राइट। सो एनीबॉडी का डाउट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जरूर बताइए, और एल्स आप ये फीडबैक एंड सजेशन फॉर्म जो है जरूर फिलअप कर सकते हो। सो हम लोग जरूर इस पे ध्यान देंगे, जरूर कोशिश करेंगे हम हमारी सर्विस और भी अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, राइट। एंड यस, इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इन मॉड्यूल 1, सो आपने आज का जो सेशन अटेंड किया हुआ है दैट इज योर मॉड्यूल 1 सेशन नंबर 1 बेस्ड ऑन हिस्ट्री। नाउ मॉड्यूल 1 सेशन नंबर 2 जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर की टर्मिनोलॉजीज, राइट। की टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड होगा, जहां पे कुछ की टर्म्स हम लोग सीखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कभी कभार अगर आपने कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ लिया, कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ते हो, आपको कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स जो है समझ में नहीं आते, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, जो भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है हमारे नेक्स्ट सेशन में जो पता चलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेशन नंबर 2। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सेशन में मिस आउट मत कीजिएगा, उसमें भी आपको काफी सारे की टर्म्स के बारे में यहाँ पे जो है जानकारी मिलने वाली है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपका ये सेशन जो है आपको काफी नॉलेज मिला है, काफी अच्छा लगा ये सेशन सुन के। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने आपको ऑलरेडी एक फीडबैक फॉर्म जो है पास ऑन किया हुआ है, तो फीडबैक फॉर्म जो है जरूर फिलअप कर लीजिएगा, right? So thank you so much everyone for attending this particular session. Have a great evening ahead, and yes, stay home and stay safe, right? So thank you so much everyone. Have a great evening ahead of it. Thank you so much.